দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে, একবার আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়ে দাও। তোমার কাছে মাইকটা কাজ করছে না, আমি তোমার আওয়াজ পাচ্ছি না। তুমি বলছো বাট আমি পাচ্ছি না, একবার রিজয়েন করো তো। হ্যালো, দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে। হ্যাঁ ম্যাম এসছে। না, কানেক্ট হচ্ছে না তোমার, ঠিক আছে। আমার মনে হচ্ছে কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যু বা কিছু একটা হবে, মাইক ইস্যু, সেই কারণে বোধহয় তোমার आवाजটা পাচ্ছি না। ঠিক আছে, তুমি पाচ্ছ, नो प्रॉब्लम। अच्छा देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलास्ट्रेशन 6 करते करते जो है इनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, मेरे मोबाइल पे रिचार्ज भी नहीं था, तो हम मैसेज भी नहीं कर पा रहे थे कि क्लास क्यों बंद हो गया। तो फिर जो भी हो, हमारा इलास्ट्रेशन 6 आधा अधूरा रह गया था, तो उसी को भी कंप्लीट, मतलब उसी को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो इलास्ट्रेशन 6 है, ये हमें अमेंडेड कैश बुक के ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन, जहां पर हमें कैश बुक को करेक्ट करने बोला था और एक बीआरएस बनाने के लिए बोला था। तो अमेंडेड कैश बुक का जो रूल्स है वो किस तरीके से है? अमेंडेड कैश बुक का जो रूल्स है वो इस तरीके से है कि हम लोग जो कैशियर से गलती हो जाएगा, एरर या ओमिशन हो जाएगा, तो कैश बुक में वो अमेंड कर लेंगे। अगर बैंक वालों से गलती होगा तो उसका इम्पैक्ट कैश बुक में नहीं आएगा। जो कैश बुक में इम्पैक्ट नहीं आएगा वो हम लोग का इम्पैक्ट आ जाएगा बीआरएस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कैश बुक का ये कॉलम जस्ट बनाया ही था, और बीआरएस भी क्या बना लिया था, शायद यहाँ पर थोड़ा बहुत बीआरएस भी बना लिया था, जिसमें ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शंस लिख दिया था। 2,50,000 हम लोग का लेस होने वाला था, तो वो लिख लेते। 2,50,000 का क्या ट्रांजैक्शन था? चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक having as having been paid into the bank on 30th December but were entered in the bank statement on 1st Jan। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक issued चेक चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इशूड, नहीं था, ये था डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो ये अमाउंट था हम लोग का 2,50,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या था। नेक्स्ट है चेक रिसिप्ट 73,000 had been dishonored prior to 30th September December but no record of this fact appeared in cash book। कैश बुक में इसका रिकॉर्डिंग नहीं है, मतलब ओमिशन है, तो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये कैश बुक में चला जाएगा। ये जो 3rd नंबर पॉइंट है, तो क्या लिखना पड़ेगा? बोला है कि चेक रिसिप्ट फॉर 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हो गया है, तो चेक डिसऑनर होने से क्या एंट्री होता है? डिसऑनर होने का मतलब जिससे चेक मिला था उसके चेक को इनकैश करवा के पैसा नहीं मिलेगा, चेक डिसऑनर है। तो फिर क्या एंट्री हो जाएगा? तो फिर डेटर को डेबिट करेंगे। जैसे देखो, चेक मिलने से क्या एंट्री करते हैं? डेटर टू बैंक, जैसे सेल किया था तो डेटर टू सेल। फिर जब चेक मिला तो बैंक टू डेटर। ठीक है, अब डिसऑनर हो गया तो बैंक टू डेटर का रिवर्स एंट्री, डेटर टू बैंक हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बाई डेटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई डेटर। शायद इतना तक बोला था, मुझे जितना लग रहा है ये हम लोग का हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब जो कैश बुक में आ जाएगा वो बीआरएस में नहीं आता। ए डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक। 3,80,000 का डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में पे हुआ है, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो डिविडेंड 3,80,000 कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, ओमिशन है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डिविडेंड मिला है चेक के थ्रू से, तो बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड तो इनकम है, तो लिखेंगे बैंक टू डिविडेंड।
अब जो कैश बुक में आता है वो बीआरएस में नहीं आता है। अच्छा, फिर बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200 हैड बीन चार्ज्ड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, ओमिशन है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या है? बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, मतलब इंटरेस्ट बैंक ने मांगा है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट एंड चार्जेस बोला है, तो इसका मतलब चार्ज, बैंक चार्ज मतलब तो एक्सपेंस है, तो बैंक ने भी इसका मतलब इंटरेस्ट भी यहाँ पर हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि लैंग्वेज एक साथ है, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, तो एक्सपेंसेस है 4,200। तो एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में लिखते हैं, तो इधर लिखेंगे बाय बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस। मैम सुना और अच्छे। जो चीज हमारा इधर आ जाएगा कैश बुक में, वो हमारा बीआरएस में नहीं आता है। फिर नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ए ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2022। तो ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन लिया गया था, तो उसके लिए पेमेंट हुआ होगा, इसका मतलब 10,000, ठीक है। बिजनेस करने का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ट्रेड सब्सक्रिप्शन है 10,000 का, तो फिर पेमेंट करना पड़ा सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंसेस बाय सब्सक्रिप्शन बोल के आ जाएगा 10,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला है ए चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक। तो ये मिस्टेक किसने किया होगा? देखो यहाँ पर फिलिप हमारे यहाँ ओनर का नाम है ए फिलिप, तो चेक ड्रॉ हुआ था बी फिलिप के नाम का, बट वो ए फिलिप के अकाउंट में चार्ज हो गया, तो बी फिलिप ने चेक दिया था। দাঁড়াও দেখছি কি বলছো। 2 নম্বর অপশনটা আরেকবার বলবো, 2 নম্বর মানে এইটা? আচ্ছা, check amounting 250,000 had been recorded in the cash book एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक। तो हम लोग अगर बैंक में चेक को पे करने ले गए, तो ये कैसा चेक था? चेक इशूड था कि चेक ड्रॉन था? तो इसका मतलब ये हम लोग का चेक क्या था? ये चेक रिसीव्ड था, ठीक है। तभी तो हम लोगों ने क्या किया, चेक रिसीव्ड था, तभी तो हम लोग बैंक में ले गए चेक को जमा करने के लिए। तो हम लोग बैंक में ले गए 30 दिसंबर, बैंक वाले ने हमसे चेक भी ले लिया, बट ये चेक का अपडेट हुआ है 1 जन। हम लोग जो बीआरएस बना रहे हैं वो हम लोग बना रहे हैं आई थिंक 30 दिसंबर का, ठीक है। तो 30 दिसंबर में अगर हम लोग चेक करने जाएंगे, तो देखो ये मेरा पहला बात है कि कैश बुक से रिलेटेड वाला पॉइंट है नहीं, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्डेड है, तो हमें नहीं करना पड़ेगा, ये बीआरएस में जाएगा। तो बीआरएस हमारा स्टार्ट होता है यहाँ कैश बुक के पॉइंट से, तो फिर हमें पासबुक के हिसाब से, वर्किंग नोट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो पासबुक जब चेक करोगे तो 2,50,000 ऐड नहीं हुआ होगा, ठीक है। होना तो चाहिए था 2,50,000 ऐड, क्योंकि चेक डिपॉजिट हो गया था। लेकिन चेक डिपॉजिट कब हुआ है? चेक डिपॉजिट हुआ है, हम लोग चेक कर रहे हैं पासबुक और कैश बुक को मिला रहे 30 दिसंबर को, जबकि ये चेक अपडेट हुआ है 1 जैन को। तो 1 जैन को यहाँ पर 2,50,000 हमारे अकाउंट में पैसा आया है, तो फिर 30 दिसंबर को देखेंगे तो नहीं आया, तो माइनस दिखेगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। अगर हम लोग 30 दिसंबर का बना रहे हैं, अगर हम लोग 30 दिसंबर का बना रहे हैं, ठीक है, तो 30 दिसंबर के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। हेलो। হ্যালো। তোমার আওয়াজ পাচ্ছি না, তোমাকে লিখতেই হবে। কোনো মাইক ইস্যু আছে তোমার, মনে হচ্ছে যেটা। একটু পরে হয়তো ঠিক হলে হতে পারে।
দু নম্বরটা বুঝতে পারলে আসছে না, আওয়াজ কিন্তু আসছে না। কিছু মাইক ইস্যু হবে, হয়তো একটু পরে ঠিক হলে হয়ে যেতে পারে। ম্যাম শোনা যাচ্ছে? তুমি হোয়াটসঅ্যাপে লেখো, আমি তো কিছু পাচ্ছি না, মানে পুরো ব্ল্যাঙ্ক যাচ্ছে তোমার আওয়াজ। তো এক সেকেন্ড, তুমি থাকো, আমি লিভ করে আবার জয়েন করছি, যদি আমার দিক থেকে কোনো ইস্যু নেই যদিও। এবার কিছু বলো তো, 2 নম্বর পয়েন্টটা বুঝতে পারলে কিনা দেখি। না, তোমারই হ্যাঁ ম্যাম। মাইক ইস্যু আছে, আমার দিক থেকে হলে না তুমি আমার কথাটা শুনতে পেতে না। হ্যাঁ বলো, 2 নম্বরটা বুঝতে পারলে কিনা, তুমি লিখেই বলো হোয়াটসঅ্যাপে। ইয়েস বললে, আচ্ছা ঠিক আছে। চলো আমি মেসেজটাও দেখতে পাই। हाँ ठीक है एबारे। हम्म। अच्छा तो अब देखो ये, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। তুমি আমাকে মাঝে মাঝে আনসার দিতে থাকবে, কোন একটা টাইমে কানেক্ট করে নিলে তখন আমি শুনতে পাবো, ঠিক আছে? যদি আমি তবু জিজ্ঞাসা করতে থাকি, ভাববে যে আমি শুনতে পাচ্ছি না, তখন হোয়াটসঅ্যাপে লিখবে, ঠিক আছে? আমি দুটো জিনিসই মেনটেन করছি, फोनটাও দেখছি আর এটাও পড়াচ্ছি। तो यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन हम लोग का हो गया 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ए चेक 27,000। हाँ, जो बी फिलिप के नाम, ड्रॉन बाय बी फिलिप, बी फिलिप ने किसी के लिए चेक ड्रॉ किया था, मतलब उसको चेक में पैसा देना था किसी को, तो उसके अकाउंट से पैसा कटने वाला है, ठीक है। जब जिसको वो चेक दिया है, देखो बी फिलिप ने चेक ड्रॉ किया है। স্ক্রিন শেয়ার দেখাচ্ছে না? ও, এবারে দেখো তো, হ্যাঁ স্ক্রিন শেয়ারটা ভুলে গেছিলাম, ওই লিভ করেছিলাম না, দিয়ে শেয়ার করতে ভুলে গেছি। এবার দেখো দেখাচ্ছে। স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে না? আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম হচ্ছে। तो देखो, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में शायद क्या है पता नहीं, उस दिन इलेक्ट्रिसिटी चला गया और आज जो है ऐसा हो रहा है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर बोल रहा है देखो कि बी फिलिप ने चेक ड्रॉ किया था, तो बी फिलिप ने जब चेक ड्रॉ किया है तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? बी फिलिप ने चेक ड्रॉ करके किसी को दिया होगा, जब वो चेक को इन कैश करवाएगा तो बी फिलिप के अकाउंट से पैसा कट जाने वाला था। बट बैंक वालों ने गलती से पैसा बी फिलिप के अकाउंट से नहीं काट के, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिमिलर नाम था, तो ए फिलिप के बैंक अकाउंट से गलती से पैसा काट लिया, ठीक है। तो अब ये गलती किसने हुआ है? बैंक वालों से हुआ है, तो ये कैश बुक में तो जाएगा नहीं, तो फिर हमें बीआरएस में दिखाना पड़ेगा। तो बीआरएस में क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें बताना है। तो बीआरएस में हमारा थिंकिंग पासबुक के हिसाब से है। तो देखो पी पी फिलिप, या नहीं एक्चुअल नाम क्या है, ए फिलिप के अकाउंट से फालतू का पैसा कट गया होगा, बाद में बैंक रिटर्न कर देगा, बट अभी बीआरएस बनाने के लिए हमें जो करना है वही करेंगे। 27,000 से इनका पासबुक कम दिख रहा होगा, क्योंकि बैंक ने गलती से इनके अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक रॉन्गली चार्ज्ड, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज का ऐसा कुछ नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही लिखना है, ठीक है। बात समझ में आए उतना लिखना काफी होता है। अच्छा, अब ओ ये तो लेस होगा, मैंने ये दो लेस को प्लस कॉलम में लिख दिया है बाय मिस्टेक, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, कॉलम उधर साइड में है, मैंने इसी के नीचे लिख दिया गलती से, ये हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैम अब सुना यहाँ जाচ্ছে? पर हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन हम लोग का लगभग कंप्लीट, अब दोनों साइड में हम लोग इसे क्लोज करके देखेंगे। तो 3,80,000 और 4,610, तो 3,84,610 ম্যাম শোনা যাচ্ছে? माइनस 73,000 माइनस 4,200 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 2,97,410, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा बाई बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर करके आ गया, ठीक है।
तो ये वाला मेरा अब स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 297,410। अब ये मेरा कैसा बैलेंस आया, पॉजिटिव बैलेंस आया, क्योंकि देखो रिसिप्ट ज्यादा एक्सपेंसेस कम, तभी तो पैसा बचा है, ठीक है। तो ये मेरा एसेट है, तो 297 प्लस साइड में आ जाएगा 297,410, और इसे हम लोग लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये दोनों टोटल हो जाएगा। माइक नहीं चल रहा है, नहीं तो हम पूछ पूछ के कर लेते तो अच्छा होता, टाइम बचता। मुझे ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो ये हो गया 927,410। ठीक है, तो अब ये दोनों का डिफरेंस जो है वो मेरा पॉजिटिव ही आएगा, 650,410। 650,410 क्रेडिट बैलेंस एज पर पास, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव आया, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये 6 नंबर वाला इतना ही था जो कि उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई नहीं डाउट है तो मुझे बोलो डाउट है, अदरवाइज कुछ बोलने का जरूरत नहीं। कितना बार व्हाट्सएप में लिखोगे, वो भी तो बात सही है ना, कितना इतना बार तो लिख नहीं सकते। अगर कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो लिखो, डाउट है, नहीं है तो कुछ मत लिखो, हम आगे का क्वेश्चन करवा लेंगे। ठीक है, तो डाउट नहीं है इसका मतलब। अच्छा, सेवेंथ वाला हम लोग का ऑलरेडी हो गया था। ठीक है, अगर हम कुछ भी मतलब रॉन्ग बोल रहे हैं तो मुझे बता दो, जैसे कि 7 वाला हो गया था मुझे जितना लग रहा है, अगर नहीं हुआ है तो मुझे बोलो नहीं हुआ है, हुआ है तो ठीक है, आगे चल सकते हैं। फिर इलास्ट्रेशन 8 है, 9 है, ठीक है, बहुत सारा है। तो चलो इलास्ट्रेशन 8 ही करते हैं हम लोग, पहले सीक्वेंस में ही चलते हैं। इलास्ट्रेशन 8, इसमें क्या बोला है देखते हैं। इसमें बोल रहा है द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज 836,400 एज बैलेंस एट बैंक। मतलब ये पासबुक का बैलेंस है, क्योंकि सिर्फ बैलेंस बोला है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। जब हम लोग स्टार्ट किए थे ये वाला टॉपिक बीआरएस, तब मैंने वहां पर तुम लोगों को दिखाया था कि अगर सिर्फ बैलेंस बोले, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है। as on 31st of December 2022, but you find that it does not agree with the balance as per the bank passbook. But अगर देखा जाए तो ये बैलेंस जो है वो पासबुक के साथ मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, कैश बुक, ये कैश बुक का बैलेंस है, सॉरी सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये लिखा हुआ है कैश बुक का बैलेंस है, मैंने गलत बता दिया, ये पासबुक नहीं है। वो पीछे पढ़ा ना तो पता चला कि शायद मैंने गलत पढ़ लिया। कैश बुक जो है उसमें इतना बैलेंस दिख रहा है बैंक कॉलम में, एक्चुअली एट बैंक का मतलब बैंक कॉलम में, ठीक है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस दिख रहा है। और पासबुक के साथ ये मैच नहीं हो रहा है, तो जब स्क्रूटनी किया गया तब देखा जा रहा है कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसेस है, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस है। डिस्क्रिपेंसेस का मतलब ही डिफरेंस होता है। तो ये कुछ डिफरेंस का लिस्ट दिया हुआ है 1 से 7 तक, ठीक है। और हमें यहाँ पर बोला है कि प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना 2 पॉइंट ऐड है जो कि यहाँ पर हट गया है मेरे से। हम बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में ना एक पॉइंट ऐड है, वो पॉइंट क्या है हम बताते हैं। ये 7th नंबर पॉइंट के बाद लास्ट में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, कि इफ हम लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसे 2 पॉइंट से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द बुक्स आर, वो हम बाद में ऐड कर देंगे इस पीडीएफ में, आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ December 2022, और बी में लिखा हुआ है इफ द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ December 2022, ऐसे करके ना ए बी करके 2 पॉइंट दिया हुआ है। वो एक्चुअली मेरे से वहां पर जो है वो पॉइंट ओमिट हो गया है, ठीक है, मैंने वो पॉइंट कवर नहीं किया वहां पर। तो अभी हम बता देते हैं कि क्वेश्चन में ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अगर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो इसका तो कुछ मतलब होगा, कि इसका मतलब क्या है, ये चीज लिखने का मतलब क्या है। तो समझो ये यहाँ पर क्या बोला है कि हमें एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, प्रिपेयर बीआरएस इफ दिस वन, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। और ये वाला पॉइंट ऐसे नहीं है, ठीक है,
प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर पॉइंट ए पॉइंट बी। तो बोल रहा है अगर बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज नहीं होता है और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज होता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, अगर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज नहीं होता है, ठीक है, तो मुझे क्या बनाना चाहिए, क्वेश्चन में सिर्फ बीआरएस। लेकिन अगर 31 दिसंबर को क्लोज होता है तो मुझे बनाना चाहिए एडजस्टेड कैश बुक देन बीआरएस। ये रूल्स होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है हम बताते हैं। देखो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली बीआरएस बना रहा है, फ्रीक्वेंटली मतलब देखो, बीआरएस कोई ईयर एंड में बनेगा, ये कोई फाइनल अकाउंट्स नहीं है कि ईयर एंड में बनना चाहिए। बीआरएस ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कभी भी बना सकता है, 1 मंथ का बना सकता है, 15 दिन बाद बना सकता है, 2 मंथ्स का बना सकता है, 6 मंथ्स का बना सकता है, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली अपना बीआरएस बना रहा है, ठीक है, हर बार बीआरएस मतलब लगभग हर महीने में बना रहे हैं मान लो, ठीक है, फ्रीक्वेंटली मतलब हर मंथ बना रहे हैं या हर 15 दिन में बना रहा है, तो उसका बीआरएस में जो भी रिकंसिलिएशन का मतलब बीआरएस तो बनता ही है, रिकंसिलिएशन तो रिकंसिलिएशन हमेशा होता ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज अभी तक नहीं हुआ है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बीआरएस ही बना लेना चाहिए। लेकिन मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गया है, उसके बाद मुझे कुछ रिकंसिलिएशन करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरे कैश बुक जो बन गया है ईयर एंड में, मुझे कैश बुक भी ईयर एंड में ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई फाइनल अकाउंट्स तो है नहीं, कैश बुक हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, 1 मिनट। हाँ देखो, तो हम जो बोल रहे थे कि बीआरएस जो है अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली बनाता है, ठीक है, या फिर हो सकता है ईयर एंड में बनाता है, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और कैश बुक का भी ना वैसा ही है। देखो, कैश बुक भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जब भी कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम लोग कैश बुक बना सकते हैं, डेली बेसिस पे भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है। तो कैश बुक का भी ऐसा नहीं कि ईयर एंड में ही कैश बुक बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग का कोई ईयर एंड में बीआरएस बनाना है, ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में तो बीआरएस बनाने बोला ही है ना, प्रिपेयर बीआरएस जो है ये पॉइंट ए को भी बोल रहा है, पॉइंट बी को भी बोल रहा है। लेकिन बी पॉइंट में हम लोग बोल रहे हैं कि बीआरएस बनाने के पहले हम लोग कैश बुक को भी एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये ईयर एंड है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो ईयर एंड में अगर हम लोग बीआरएस बना रहे तो बहुत सारा डेटा स्क्रूटनी वाला हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस बनाते हैं तो हमारा जो है मतलब काम कम हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशंस कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ बीआरएस बनाते हैं तो कैलकुलेशंस मतलब बीआरएस बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। अगर कैश बुक विद बीआरएस बनाते हैं तो हमारा जो है उतना लेंदी नहीं होता है। देखो ना, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया तो कुछ बीआरएस में चला गया, दो चार पॉइंट हम लोग का कैश बुक में चला गया, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी होता है। फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली बीआरएस बनाते जा रहा है तो फिर वो कभी भी अगर हमें बीआरएस बनाने के लिए बोले तो हमें एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ बीआरएस बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग हमेशा ही रिकंसिलिएशन करते ही रहते हैं फिर कैश बुक बनाने का जरूरत नहीं है, कैश बुक का एडजस्ट करने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम लोग बहुत कम बीआरएस बनाते, लाइक ईयर एंड में ही बनाते या 6 मंथ्स में एक बार बनाते, अगर ऐसा करते हैं तो उस केस में हमारा, क्योंकि बहुत लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बना के फिर बीआरएस बना सकते हैं। तो अगर कभी भी हमारा ईयर एंड में बीआरएस बनाने के लिए बोल रहा है, तो अगर क्वेश्चन खुद से कुछ ना बोले तो हमें एडजस्टेड कैश बुक बना के बीआरएस बना लेना चाहिए, ताकि हमारा काम कम हो। और अगर मतलब ऐसा है कि अगर क्लोजिंग डेट नहीं है, जिस दिन बीआरएस बन रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन का ईयर एंड नहीं है, तो सिर्फ बीआरएस ही बनाना चाहिए। अगर क्वेश्चन बोले कैश बुक बनाओ तो ही एडजस्टेड कैश बुक बनाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में तो मुझे बीआरएस बनाने बोला है, लेकिन दो चीजों का एजम्पशन करके। तो एक एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ बीआरएस बनाएंगे, दूसरे में हम कैश बुक और बीआरएस दोनों बनाएंगे। क्वेश्चन में मुझे कहीं नहीं बोला है कि कैश बुक बनाओ, एमेंडेड कैश बुक, ठीक है। लेकिन अगर ईयर एंड हो रहा है तो फिर हम एमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, ताकि मेरा जो है कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले पॉइंट ए को डील कर लेते हैं। तो पॉइंट ए के हिसाब से सिर्फ बीआरएस बनेगा, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। तो बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2022, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस।
तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास बैलेंस है कैश बुक के अकॉर्डिंग 8 लाख प्लस बैलेंस है 8,36,400। तो डेबिट बैलेंस, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस को कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोलते हैं, एज पर कैश बुक। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा थिंकिंग जो है वो पासबुक के अकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारा ट्रांजैक्शन मुझे दिख रहा है, तो हम थोड़ा ज्यादा जगह रख के यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 पासबुक में आ जाते हैं। तो देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि on 15th December 2022 the payment side of cash book was undercast by 10,000। मतलब कैश बुक का जो पेमेंट साइड था, कास्ट का मतलब लास्ट क्लास भी बोला था मैंने, ऐड होना, लेस होना। ठीक है, इसे बोलते हैं या तो ऐड होना या लेस होना, उसे कास्टिंग कास्टिंग बोलते हैं। तो हम लोगों ने कम दिखाए, 10,000 रुपए से खर्चा कम दिखाए, तो वो तो हमसे गलती हुआ है, कैश बुक में हम लोगों ने 10,000 का खर्चा कम दिखाया। तो इसका इम्पैक्ट पासबुक में क्या है? पासबुक में तो अपना 10,000 का खर्चा दिख ही रहा होगा, वहां तो कुछ गलती हुआ ऐसा नहीं बोला है, तो पासबुक तो अपना 10,000 से कम ही दिख रहा होगा। गलती हमारे लिए कहाँ पर हुआ है? कैश बुक में हुआ है, जो कि हमें सोचना नहीं, हम लोग तो अपना पासबुक के हिसाब से सोचेंगे। तो खर्चा था जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब हम लोगों ने कम ऐड किया, नहीं दिखाया, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट पासबुक में तो हुआ है, तो फिर पासबुक 10,000 से कम दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? रॉन्ग कास्टिंग इन कैश बुक, ऐसे लिख देते हैं लेस में, रॉन्ग कास्टिंग इन कैश बुक, रॉन्ग कास्टिंग इन कैश बुक 10,000 माइनस में चला जाए। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप में बताओ। ठीक है, मतलब नहीं हो रहा है तो कुछ मत लिखो, कितना लिखोगे, अगर कुछ भी डाउट हुआ तो बोल देना कि एक बार रिपीट करने के लिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, चेक फॉर 1,31,000 इशूड। चेक इशू करने का मतलब मेरा कोई खर्चा मैंने चेक के थ्रू से पे किया है, कब? 25 दिसंबर, हमारा BRS 31 दिसंबर को बन रहा है। वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। ठीक है, अब वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, इस बात का मतलब क्या होता है पता है? बैंक कॉलम जो है वो बात कैश बुक को रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों ने चेक इशू तो किया है, ठीक है, बट वो हम लोगों ने बैंक कॉलम में नहीं दिखाया। ठीक है, नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। तो फिर हमारे ये हमारा खर्चा है 1,31,000, जो हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब कैसे पता चला कि बैंक कॉलम कैश बुक को ही बोल रहा है? क्योंकि देखो, जो पासबुक है उसमें कोई बैंक कॉलम कैश कॉलम नहीं होता है। पासबुक में क्या होता है? विथड्रॉल डिपॉजिट। लास्ट क्लास में जो इलास्ट्रेशन 1 दिखाया था वहां पर पासबुक कैसे देखने में था, या तो मैंने बोला भी था कि घर पे एक बार पासबुक निकाल के जरूर देखो प्रैक्टिकली, कि पासबुक कैसे देखने में होता है, जैसे क्वेश्चन था ना सेम वैसे देखने में होता है। तो बैंक कॉलम रिलेट कर रहा है कैश बुक को, तो कैश बुक में हम लोगों ने गलती से 1,31,000 का चेक इशू नहीं दिखाया है। ठीक है, तो फिर पासबुक में इसका क्या कंडीशन होगा? देखो, चेक इशू करने का मतलब हम लोगों ने किसी को चेक दिया था। ठीक है, तो अगर चेक दिया है तो जैसे ही वो चेक को डिपॉजिट कर देगा बैंक में, ठीक है, जैसे ही वो चेक को डिपॉजिट करेगा बैंक में, हमारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा जैसे ही बैंक अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा। अब ये 1,31,000 होना क्या चाहिए? हमारे अकाउंट से कट जाना चाहिए। ठीक है, अब ये कटा है कि नहीं हमें कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा ना कि ये पैसा हमारा डिडक्ट हुआ होगा, क्योंकि हमें तो ये नहीं बोला है कि पासबुक में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, कि मैंने जिसे चेक दिया था वो चेक लेके घर पे बैठा है, ऐसा भी नहीं बोला है, या फिर बैंक ने अभी तक मेरे अकाउंट से पैसे को डिडक्ट नहीं किया है, ऐसा भी नहीं बोला है। ठीक है, ये सब तो कुछ नहीं बोला है ना हमें, तो हम लोग मान के चलेंगे कि इसका मतलब जो पासबुक का कंडीशन है वो इस ट्रांजैक्शन से बिल्कुल सही सही बना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो कैश बुक में हुआ है। तो फिर स्क्रूटिनी करने का मतलब तो वही हुआ ना कि कहीं एक प्रॉब्लम होगा, अगर दोनों जगह ही होगा थोड़ी ना ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 1,31,000 पासबुक से मेरा डिडक्ट होना चाहिए, इसका मतलब वो पासबुक से डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फिर लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम, 1,31,000। ठीक है, 1,31,000। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहे हैं वन डिपोजिट ऑफ 1,50,000। क्या डिपोजिट होगा? चेक, क्योंकि यहाँ तो पूरा चेक का ही बात हो रहा है, कैश का तो कुछ बात नहीं। वन डिपोजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो किसी ने चेक दिया होगा,
तो इसका मतलब जैसे चेक रिसीव हुआ, हम लोगों ने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि हमें चेक मिला, ठीक है, फिर हम लोग उस चेक को डिपॉजिट भी किए, बट यहाँ कुछ और भी बोल रखा है, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, ठीक है। अब इस लैंग्वेज का मतलब क्या है यहाँ पर वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, एज इफ देयर, ठीक है, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, नो बैंक कॉलम देयर इन, ठीक है। इस बात का मतलब ये हो जाता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो है या फिर ये ऑमिट हो गया, मतलब बात वही है। देखो यहाँ थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज घुमा के दिया है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दिया है और ये जो बात है ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ है कि 1,50,000 जो है वो किसी ने चेक दिया था 1,50,000 का, तो वो चेक हम लोग ले जाके डिपॉजिट कर चुके हैं। तो डिपॉजिट कहाँ पर किया होगा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा, और ये कैश बुक में भी रिकॉर्डेड है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, ठीक है। तो एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन का मतलब हो गया कि ये बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसा कंडीशन हुआ है, गलती से कैश कॉलम में रिकॉर्ड हो गया, तो उसको बोलते हैं एज इफ देयर इज, मतलब बैंक कॉलम नहीं रहने से लोग जो गलती करेंगे वो गलती इन्होंने किया है, मतलब कैश बुक में गलती जरूर हुआ है। क्या गलती हुआ है कि 1,50,000 हम लोगों ने रिकॉर्ड तो किया है बट बैंक कॉलम में नहीं किया, तो कहीं और कर दिया होगा, ठीक है। तो जो होना चाहिए था बैंक कॉलम में रिकॉर्ड, वो गलती से बैंक कॉलम में नहीं होके कैश ट्रांजैक्शन के हिसाब से कैश कॉलम में हो गया। तो ये इंग्लिश में इसे ऐसे बोलता है, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। अगर बैंक कॉलम नहीं होता जो करते वो कर दिया, ठीक है। तो 1,50,000 का हम लोगों ने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में भी वो रिकॉर्ड हुआ बट गलत रिकॉर्ड हुआ। तो अब बीआरएस में हमें क्या करना है, हम लोग तो पासबुक के हिसाब से सोच रहे हैं। तो अगर हम लोग चेक डिपॉजिट किए 1,50,000 का, तो पासबुक हमारे 1,50,000 से क्रेडिट हुआ होगा, मतलब हमारे अकाउंट में ये पैसा दिख रहा होगा ऐड होकर, क्योंकि हमें तो नहीं बोला है कि पैसा ऐड हुआ है नहीं हुआ, ये सब नहीं बोला है। गलती कहाँ हुआ है, कैश बुक में हुआ है, ठीक है। कैश बुक में गलती ये है कि कैश बुक में जो चीज बैंक कॉलम में जाना चाहिए था वो इन्होंने कहाँ दिखा दिया है, कैश कॉलम में। तो पासबुक में तो कोई गलती नहीं हुआ है, तो पासबुक में 1,50,000 का इम्पैक्ट जो आना चाहिए था मैंने वही लिख दिया कि प्लस 1,50,000 हो जाएगा। अब ऐड करके दिखाते हैं यहाँ पर, डिपोजिट नॉट recorded in बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ऐसे लिखते हैं, इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 1,50,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, ऑन 18th दिसंबर, मतलब बीआरएस बनने के पहले, द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। फिर से कैश बुक का गलती है, ठीक है। जैसे डेबिट बैलेंस जो था 15,260, तो डेबिट बैलेंस मतलब इधर दिख रहा होगा बाई बैलेंस सीडी, तभी तो ये क्लोजिंग में 15,260 था, तो इसका ओपनिंग होना चाहिए था टू बैलेंस बीडी 15,260। बट प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, प्रीवियस डे जो 15,260 का डेबिट बैलेंस था वो जब ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया तो ऐसा होना चाहिए, बट उसे क्या गलती कर दिया, ये जो है ये राइट है, ठीक है, मतलब राइट लिख रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए था, बट गलती क्या हुआ पता है, ये बाई बैलेंस सीडी आया होगा उनका 15,260, बट जब इसे इन्होंने ब्रॉट फॉरवर्ड किया तब क्या कर दिया, तब फिर से ऐसे ही लिख दिया बाई बैलेंस बीडी 15,260, ये गलती लिख दी, ठीक है। तो अब ये गलती कहाँ हुआ है, कैश बुक में हुआ है। अब पासबुक में फिर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो देखो, गलती ये हुआ है कि मुझे दिखाना चाहिए था कि मेरे पास एसेट है, क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस मतलब एसेट, बट मैंने उसको दिखा दिया है लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब मुझे इसका इम्पैक्ट कैसे करके सही करना चाहिए, तो हम लोग कैश बुक और पासबुक को जब मतलब मैच करेंगे, पास पास रख के देखने जाएंगे, तो वहां पर ये दिखेगा कि पासबुक वालों ने तो 15,260 का एसेट दिखा रखा होगा बट इन्होंने 15,260 का लाइबिलिटी दिखा दिया है। तो उसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मेरा 15,260 होना चाहिए डेबिट, ठीक है, मैंने कर रखा है 15,260 क्रेडिट, जो कि गलत है। तो इस गलत को ठीक करने के लिए मुझे पहले
15,260 करना पड़ेगा डेबिट, तो 15,260 क्रेडिट डेबिट मिलके नील हो जाएगा, ठीक है, मतलब जीरो हो जाएगा। उसके बाद 15,260 फिर से मुझे करना पड़ेगा डेबिट, तो मुझे वो मिल जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया है -2, मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है, बट मुझे लिखना था +2, मैंने गलती से -2 लिख दिया। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं बिना काटे? मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे काट दिया +2 लिख दिया, ये नहीं अलाउड है। तो ये चीज है। अब मुझे कैसे ठीक करना है, तो देखो कैसे ठीक कर सकते हैं। -2 में +2 लगाएंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। तो ठीक है, जो गलती था वो मिट गया, बट सही भी तो करना पड़ेगा। अब इसमें +2 लगाएंगे तो मेरा 2 आंसर आ जाएगा। मतलब वही कि माइनस में प्लस किया, फिर प्लस करके सही कर दिया। वैसे क्रेडिट था जितना, फिर उसे डेबिट कर दिया, फिर उसे डेबिट करके हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो जब हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा तो 15,260 को 2 बार डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, 2 टाइम्स डेबिट हो रहा है। तो 15,260 2 टाइम्स, मतलब जो अमाउंट हो रहा है वो कुछ इतना हो जाएगा 30,520। अब ये सोचना है कि 30,520 से हमारा पासबुक क्या इम्पैक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 15,260 इंटू 2, ठीक है। तो 30,520, इससे हमारा पासबुक क्या दिख रहा होगा? तो देखो 30,520 ये अमाउंट मुझे क्यों लिखना पड़ रहा है? ताकि हम रेक्टिफिकेशन कर पाए, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या था? 15,260, ये मेरा एसेट था। तो पासबुक में तो मेरा एसेट ही दिख रहा है। एसेट दिखने का मतलब ये प्लस दिख रहा है। गलती तो कैशबुक वालों से हुआ है, तो मेरा पासबुक 13,520 से प्लस दिख रहा है। तो अब हम एडिशन में लिखेंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट था ये मेरा एसेट था, तो एसेट मतलब प्लस। अब अमाउंट कितना लिखने से सही होगा? इतना। 15,260 2 बार लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे mistake in brought forward, mistake in brought forward 15,260 debit balance as credit 30,520। আচ্ছা, আরেকবার বলবো এই পয়েন্টটা, ঠিক আছে বলছি। তো দেখো यहाँ पर क्या हुआ था कि जो कैश बुक अभी तक सब लिखा हुआ है, ये देखो फिर से यहीं से समझा देते हैं कि 15,260 का डेबिट बैलेंस था, ठीक है, जिसको जब ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया नेक्स्ट दिन कैश बुक का। तो जैसे कैश बुक मैंने बोला ना, रोजाना भी बन सकता है, ये कोई फाइनल अकाउंट्स नहीं है कि ईयर एंड में बनेगा। तो ये 15,260 का मेरा एसेट था। 15,260 का एसेट जो है वो गलती से मेरा क्या हो गया है? लाइबिलिटी हो गया है, ठीक है। 15,260 का जो एसेट है वो गलती से मेरा लाइबिलिटी हो गया है। और जब ब्रॉट फॉरवर्ड किया तो हम लोगों ने उसे क्रेडिट कर दिया। अब देखो मुझे दिखाना था 15,260 का एसेट, मैंने क्या दिखा दिया? 15,260 का लाइबिलिटी। तो मुझे ठीक करना है, तो हम लाइबिलिटी जो लिखे वो गलत है, तो लाइबिलिटी को ठीक करना है, बट ऐसा नहीं कि काट कूट के ठीक कर दो, ठीक है, मुझे अकाउंटिंग मेथड से ठीक करना है। तो मैंने क्रेडिट दिखाया था, मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले उसको डेबिट कर देंगे, क्रेडिट अमाउंट को डेबिट मतलब रिवर्स एंट्री कर देंगे। रिवर्स एंट्री करने से क्या होगा? पूरा कैंसिल हो गया। जैसे देखो मेरा 15,260 डेबिट था, मैंने अगर 15,260 अमाउंट को क्रेडिट कर दिया है तो उसे फिर से डेबिट करेंगे तो मेरा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद मुझे उसको डेबिट दिखाना है, तो फिर से जैसे यहाँ पर ये जो मैथमेटिकली बताया ना, सेम वैसे ही। तो ये हो गया अमाउंट का कंसेप्ट कि इसका मतलब मुझे 15, देखो मुझे 2 बार 2 ऐड करना पड़ रहा ना, तो वैसे 15,260 को मुझे 2 बार डेबिट करना पड़ेगा। अगर हम 15,260 को 2 बार डेबिट करेंगे तब जाके मेरा कैश बुक सही बनेगा, ठीक है। तो हम 15,260 को 2 बार डेबिट कर देंगे तो मेरा कैश बुक सही बन जाएगा। अब मैंने तुम लोग को जो यहाँ मेथड सिखाया कि हमें पासबुक के हिसाब से इम्पैक्ट सोचना है, तो पासबुक में क्या दिख रहा होगा? तो 15,260 का जो प्रॉब्लम है, पासबुक से तो कोई गलती नहीं हुआ है, तो 15,260 हमारे अकाउंट में तो प्लस ही दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने कैश बुक में उसे गलत दिखाया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? 15,260 का 2 बार जो है वो हम लोग का यहाँ पर
पर प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि पासबुक में हमसे कोई गलती नहीं हुआ है। पासबुक में अगर ये बैलेंस हमारा एसेट है, क्योंकि एक्चुअली तो ये एसेट ही है, तो एसेट है तो पॉजिटिव है, ठीक है, मेरे पास पैसा है तो पॉजिटिव है, मेरे पास इतना बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब ये 3520 क्यों होगा? क्योंकि जब हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कितने अमाउंट से रिकंसिलिएशन, क्योंकि देखो बैंक ने अपना क्या दिखा रखा होगा, पासबुक में मान लो डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट कॉलम में कितना दिख रहा होगा, 15260 अपना जो है क्रेडिट दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से हमारा पैसा उनके पास है तो वो क्रेडिट बोलेंगे, तो पासबुक में ये पैसा क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव। कैश बुक में यही पैसा क्या दिख रहा है, जो है हम लोग का क्रेडिट दिख रहा है, लेकिन कैश बुक में तो ये डेबिट दिखना चाहिए, क्योंकि पासबुक और कैश बुक तो अपोजिटली काम करता है ना। पासबुक में क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब हो जाता है नेगेटिव। तो कैश बुक में हम लोगों ने क्या दिखा रखा है, 15260 नेगेटिव दिखा रखा है, जबकि मुझे दिखाना चाहिए 15260 पॉजिटिव। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ 15260 नेगेटिव दिख रहा है। सोचो, तो मुझे दोनों चीज को मैच करना है, तो इधर कैश बुक है, इधर पासबुक है। पासबुक में दिख रहा है 15260 पॉजिटिव, ठीक है, और कैश बुक में दिख रहा है 15260 नेगेटिव, ठीक है। तो मुझे कहाँ गलती हुआ है, कैश बुक में गलती हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 15260 पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने से जीरो आ जाएगा, तो जीरो तो मुझे नहीं लाना है, मुझे अगर पासबुक के साथ सिमिलर करना है तो मुझे यहाँ पर भी 15260 को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव फिर से एक बार दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर फिर कितना लगाया, 15260 दो बार मैंने दिखाया पॉजिटिव करके, ठीक है, मतलब 15260 यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब डेबिट, डेबिट करके मैंने दिखाया, तो अमाउंट बन रहा है 30,520, ठीक है। तो मुझे 30,520 का अमाउंट से इस मतलब ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करना पड़ा, तब जाके मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15260 मेरा क्या आ जाएगा, 15260 मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, जो कि पासबुक के साथ मैच हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो मेथड सिखाएं, मुझे ये समझना है कि पासबुक के हिसाब से फिर इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या आएगा। तो देखो, पासबुक में अगर मिसमैच देखेंगे तो पासबुक के साथ कैश बुक का कितने रुपए का मिसमैच दिखेगा, पासबुक के साथ कैश बुक का कितने रुपए का मिसमैच दिखेगा, कितने रुपए का मिसमैच दिखेगा। देखो सिंपल सा बात है, अगर यहां पर किसी के बैंक अकाउंट में 2 रुपए प्लस दिख रहा है, ठीक है, और कैश बुक के बैंक कॉलम में, ठीक है, ये मान लो कैश बुक का बैंक कॉलम है, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में मेरा कितना दिखना चाहिए, इधर 2 रुपया दिखना चाहिए बाई बैलेंस सीडी, बट गलत, और ये टू बैलेंस बीडी करके दो, तब दोनों सही सही बना हुआ है, मतलब दोनों सेम दिखा रहा है, तो फिर रिकंसिलिएशन में ये पॉइंट आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जैसे हम 2 रुपए से समझा रहे हैं, बाई बैलेंस सीडी जो मान लो 2 रुपए था, हम उस इतने बड़े अमाउंट की जगह 2 रुपए से समझाते हैं, उसको कर दिया है बाई बैलेंस बीडी 2 रुपए, जो कि होना चाहिए था टू बैलेंस बीडी। अब पासबुक में जाएंगे तो वो तो +2 ही दिख रहा है, बट यहाँ पर अगर ये क्रेडिट साइड में गया तो ये -2 दिख रहा है, ठीक है, मतलब अगर मैथमेटिकल वैल्यू देखे तो ये -2 दिख रहा है। अब डिफरेंस क्या होगा, ये बोल रहा है +2 है, इधर बोल रहा है -2 है, तो अब ये -2 को मुझे अगर +2, मतलब इधर भी मुझे +2 दिखाना है, और +2 क्या दिखाना है, ये क्रेडिट है, मुझे +2 डेबिट दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर एक बार लिखेंगे, इधर इधर टू साइड में यहाँ पर एक बार लिखेंगे +2, ठीक है, तो मेरा दोनों साइड देखो न्यूट्रल हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए, इधर बैलेंस चाहिए, डेबिट बैलेंस, तो मुझे फिर से एक बार +2 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब +2 और +2 कितना हो जाएगा, 4 दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम 4 रुपए से डेबिट करेंगे, ठीक है, 4 रुपए से डेबिट करेंगे, तो मेरा पहले तो गलती ऐसा है कि जिसमें प्लस करने से मेरा वो न्यूट्रल हो जा रहा है, 15260, ये तो डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट हो गया ना, कि मुझे दिखाना था डेबिट, मैंने दिखा दिया है क्रेडिट, तो फिर अगर हम 15260 से डेबिट करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, पहले कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद और एक बार 15260 लिखना पड़ेगा, तब जाके वो मेरा वही अमाउंट दिखेगा जो मुझे चाहिए था। जैसे कि यहाँ पर +2 एक बार किया, फिर से +2 किया, ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा फिर 4 रुपीज जो है वो मेरा, ये देखो ना, फिर +2 और +2, मतलब मेरा 4 रुपीज से डेबिट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल मेरा क्या है, ओवरऑल मेरा ये हो रहा है कि मेरे पास 2 रुपए का बैलेंस है, देखो इधर 2 है माइनस में, क्रेडिट में इधर 2 है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 2 दिखाने के लिए तो और एक बार 2 लिखना पड़ेगा ना, तो मैंने ऑलरेडी ये दोनों आइटम को रेक्टिफाई किया, तब ये दोनों वैल्यूज लिया, +2 और +2 यानी 4 लिया। तो अब ये जो है, ये 4 रुपीज से जो हमारा
डेबिट हुआ, ठीक है, ये 4 रुपीज से डेबिट हुआ। अब इसका इम्पैक्ट अगर हम लोग पासबुक में देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पर अगर हम लोग 4 रुपीज से डेबिट करेंगे तो ओवरऑल मेरा आंसर कितना आ जाएगा। मतलब पासबुक में अगर हम लोग 4 रुपीज से डेबिट करें तो मेरा आंसर 2 रुपीज यहाँ पर क्रेडिट आएगा, जो कि आना चाहिए था। 2 रुपीज ही मेरा क्रेडिट आना चाहिए था ना। अब यही चीज तो मैंने पासबुक में इम्पैक्ट दिखाया, तो वही हम दिखा दे रहे हैं कि पासबुक में क्या होना चाहिए। तो मैंने वहां पर क्या दिखाया कि वो डबल अमाउंट को मैंने पासबुक में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर भी वही, अगर हम ऐड कर देते हैं तो फिर मेरा डेबिट कर दिया यहाँ पर, इसका मतलब क्योंकि हम डेबिट क्रेडिट करके लिख के दिखा रहे हैं, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि पासबुक में डेबिट का मतलब क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ओवरऑल मेरा यहाँ पर क्या बैलेंस आ जाएगा, 2 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल मेरा 2 रुपीज प्लस 2, और यहाँ पर देखो मतलब ये 2 क्रेडिट था और 4 डेबिट था, तो ओवरऑल मेरा इम्पैक्ट क्या आ जाएगा, 2 रुपीज का बैलेंस यहाँ पर दिखेगा। तो वही तो मुझे चाहिए था, 2 रुपीज का बैलेंस ही तो मुझे चाहिए था। तो ये पासबुक में अगर हम लोग ये एडजस्टमेंट दिखा देते हैं, मतलब ये जो 4 रुपए दिखा देते हैं प्लस करके, तो भी मेरा सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी तो हम लोगों ने वही किया ना, पासबुक में ये अमाउंट को क्या कर दिया है, ऐड करके दिखाया है। ठीक है, तो पासबुक में ऐड होने का मतलब क्या होता है, पासबुक में ऐड होने का मतलब जो है कि हम लोगों ने, जैसे देखो ये 2 रुपीज का हमारा क्या दिख रहा है, क्रेडिट। तो ये तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बोल के, लेकिन जब हम लोग बीआरएस बनाते हैं तो वहां पर जो है कैश बुक के बैलेंस में लिख के दिखाते हैं ना। ये देखो कैश बुक के बैलेंस के साथ वो बैलेंस आइडिया लेस होता है। ये तो एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू से हम लोग इजीली बीआरएस को बना सकते हैं। लेकिन ये 3520 एक्चुअली तो मेरे कैश बुक के बैलेंस के साथ ही तो आइडिया लेस हो रहा है, लेकिन मैंने बोला है थिंकिंग ऐसा रखो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका ऑपोजिट, तो हम लोग इजीली कैलकुलेशन को कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सभी अमाउंट जो हम लोग यहाँ पर थिंकिंग रखते हैं, ये सभी अमाउंट तो यहाँ पर जो बैलेंस होता है उसके साथ आइडिया लेस होता है ना। तो इसका मतलब मुझे समझाने में यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चेंजेस कर लेना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा ये वाला ऐसे ही रहने दो, ये 2 क्रेडिट था तो मुझे तो 2 क्रेडिट तक जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मैंने जो डिसाइड किया कि +4 करेंगे वो मुझे कहां पर करना पड़ेगा, तो ये जो +4 से मुझे ठीक करना पड़ेगा वो मुझे अपने कैश बुक के बैलेंस के साथ ही मुझे आइडिया लेस करना पड़ेगा। मतलब ये जो -2 है, मान लो यही एक लौता मेरा बैलेंस है और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये +4 यहाँ पर दिखा देते हैं, तो ओवरऑल मेरा +2 ही आंसर आ जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ये प्रॉब्लम इसीलिए लग रहा है मेरे हिसाब से कि ये वाला ये अमाउंट हम पासबुक में क्यों ऐड कर रहे हैं। तो एक्चुअली पासबुक में क्या करना चाहिए, प्लस या माइनस वो हमें देखना चाहिए। अमाउंट तो हम लोग खुद आइडेंटिफाई करते हैं ना। जैसे कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे देखो हम बताते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लो। जैसे यहाँ पर एक ने डिपॉजिट किया था 1,50,000, जो कि हम लोगों ने कैश बुक में बैंक कॉलम में नहीं दिखाया। ठीक है, तो पासबुक में इसका क्या इम्पैक्ट दिख रहा होगा, तो पासबुक में कुछ नहीं बोला है तो पासबुक में 1,50,000 ऐड ही दिख रहा होगा। तो सेम तरीके से ये पासबुक में क्या होगा, 30,520 अगर मेरा रेक्टिफाइड अमाउंट है तो 30,520 से पासबुक तो मेरा पॉजिटिव ही दिख रहा होगा, क्योंकि वो मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर बैलेंस मुझे दिखाना चाहिए था, गलती मेरे से क्या हुआ, डेबिट बैलेंस को मैंने क्रेडिट दिखा दिया, बट पासबुक ने तो ऐसा कोई गलती नहीं किया है। तो पासबुक ने डेबिट बैलेंस को डेबिट ही दिखाया, मतलब उनके हिसाब से क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट ही दिखाया। मतलब उन्होंने 15,260 को पॉजिटिव ही दिखा रखा है, एसेट ही दिखा रखा है। ठीक है, तो अगर ऐसा लगे कि मुझे तो फिर 15,260 लिखना चाहिए था, बिल्कुल 15,260 लिखना तो चाहिए, बट ये 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे तो कैश बुक के साथ मैच नहीं कर पाएंगे, मतलब एट पर नहीं होगा। क्योंकि कैश बुक में गलती क्या हो रखा है, कैश बुक में डेबिट बैलेंस क्रेडिट हो रखा है। ठीक है, तो सिर्फ एक बार 15,260 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, देखो अगर हम लोग बोलेंगे ऐसे कि 15,260 अगर हम लोग एक बार ऐड करते, क्योंकि पासबुक में तो ये हमारा ऐड ही दिख रहा है, तो हम अगर बोले कि मेरा सिर्फ 15,260 लिखने से ही तो काम हो जाएगा, कैसे होगा, क्योंकि कैश बुक वालों ने जो गलती कर रखा है उससे कितना अमाउंट इंपैक्ट हो जा रहा है पता है, 30,520। क्यों इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि 15,260 उनको दिखाना चाहिए था पॉजिटिव। ठीक है, तो उन्होंने 15,260 नेगेटिव दिखा रखा है, तो अब ठीक करने के लिए 15,260 पॉजिटिव किया, फिर से 15,260 पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब जाके जो है बैलेंस
सही बनेगा, ये 0 हो जाएगा। तो फिर से 15,260 को हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो एक्चुअली रेक्टिफाई करने के लिए हमें 15,260 को 2 बार यहाँ पर ऐड करके दिखाना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर इंटू 2 लिखा है, चाहो तो 2 बार 15,260 लिख के भी कर सकते हो। तो हमें 15,260 से यहाँ पर अगर हम लोग कैश बुक का जो ये बैलेंस दिख रहा है ना, ये 15,260 एक्चुअली तो यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। ये तो सिर्फ कंसेप्ट है कि बैंक के पासबुक में कैसे हम लोग इसे ट्रीट करेंगे, मतलब कैसा थिंकिंग होगा, पासबुक में इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो पासबुक अपना पॉजिटिव भी दिख रहा होगा, बट अमाउंट कितना लिखेंगे, जितने से रेक्टिफाई करने से दोनों बुक्स जो है रिकंसाइल होगा। तो कितने से रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सिर्फ 15,260 से रेक्टिफाई करने से नहीं होगा, बिकॉज कैश बुक में इंपैक्ट आ चुका है 3520 का। तो मुझे पासबुक में भी 3520 का ही इंपैक्ट दिखाना चाहिए, ठीक है। ऐड तो होगा ही पासबुक में, ये बहुत ही सिंपल बात है, ये ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि पासबुक में मेरा क्या बैलेंस है, पासबुक में मेरा पॉजिटिव बैलेंस होगा, क्योंकि ये मेरा डेबिट बैलेंस था जो मैंने गलती किया था। तो ये प्लस होगा। अब प्लस कितना अमाउंट होगा, उतना अमाउंट देना चाहिए जितने अमाउंट देने से रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। तो 13,520 होगा। तो यहाँ पर हम लोग का 13,520 इस वजह से आ रहा है। अब बोलो और कोई डाउट या फिर समझ में आया। বলো, বোঝা গেল কি গেল না? পাসবুকে পজিটিভ হবে কারণ এটা পজিটিভ ব্যালেন্স, কিন্তু কত অ্যামাউন্ট দিয়ে দেখাবো, যেহেতু ক্যাশ বুকে আমার যে ভুলটা হয়েছে তার জন্য অ্যামাউন্টটা 15,260 দুবার দিলে হবে, তাহলে আমাকে এখানেও তো দুবারই দিতে হবে, নাহলে আমি কি করে রিকনসাইল করব। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 11,514 डाउन इन द लास्ट वीक, सॉरी ड्रॉन इन द लास्ट वीक, drawn in the last week of December, check aggregating 7,815 were encashed in December। ठीक है। तो बोल रहा है कि हम लोगों ने जितने सारे चेक जो है ड्रॉ किए थे लास्ट वीक में, उसमें से सिर्फ इतना चेक लोगों ने इनकैश करवाया। मतलब चेक ड्रॉ करने का मतलब किसी को चेक दिया है तो उसमें से सिर्फ इतना चेक इनकैश हो गया था दिसंबर में। तो दिसंबर में इनकैश होने का मतलब इतने रुपए का चेक जो है इनकैश होने का मतलब हमारे अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट हो गया, लेकिन बाकी अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ होगा। इसका मतलब तो यही बोल रहा है ना कि बाकी अमाउंट, इसका मतलब डिडक्ट नहीं हुआ होगा। तो बाकी अमाउंट हमारे पासबुक में एडेड ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो, जब चेक इशू किया है तो पूरा इतने का ही कैश बुक में एंट्री कर दिया है पेमेंट साइड में, बट जिनको चेक दिया था उसमें से 7,815 का चेक जो है दिसंबर के अंदर इन कैश हुआ है। मतलब इसके वजह से कोई रिकंसिलिएशन क्रिएट नहीं होगा, मतलब करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि 7,815 हम लोगों ने भी कैश बुक में दिखाया होगा। मतलब ये टोटल में 7,815 भी है ना, तो 7,815 का पेमेंट जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है वो पासबुक में, मतलब हमारे अकाउंट से भी पैसा डिडक्ट हो गया, लेकिन बाकी अमाउंट का डिडक्ट नहीं हुआ है। तो बाकी अमाउंट का पासबुक में पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11,514 माइनस 7,815 करने से, तो इतने का हमारा जो है अकाउंट में पैसा प्लस दिख रहा होगा। तो 11,514 माइनस 7,815, तो ये आ जाएगा 3,699। तो इतने से हमें प्लस करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है डिविडेंड 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन 1,000 पेड बाय इट वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो एक इनकम है, एक खर्चा है, जो कि बैंक ने डायरेक्टली कस्टमर के बिहाफ में कर लिया है, मतलब जिसका हम लोग बीआरएस बना रहे हैं। बट इस बात का पता कैश बुक को नहीं है, हमें पासबुक के हिसाब से बताना है। तो पासबुक में देखो कैसे हम लोग सोचते हैं कि पासबुक में ये इनकम है, तो पासबुक में एक प्लस हुआ होगा, एक माइनस हुआ होगा। अब कितने अमाउंट से डिफरेंसेस दिख रहा होगा, इसका मतलब सोचो कैश बुक में 25,000 का इनकम नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सिर्फ 25,000
लिखने से ही काम बन जाएगा, मतलब ये कंसेप्ट के साथ हम थोड़ा सा टैली करके बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हमें पहले प्लस माइनस सोच लेना होता है, फिर हम लोग अमाउंट सोचते हैं कि कितना अमाउंट लिखने से हमारा रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। तो यहाँ 1000, ठीक है, तो 25,000 और 1000, तो 25,000 प्लस हो जाए, तो इसमें लिखना पड़ेगा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, और ये 1000 जो है माइनस में जाएगा सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। वन थाउजेंड। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। बस इतना ही बोला है। एक आउटगोइंग चेक है, ठीक है, 3,50,000 का। आउटगोइंग मतलब जिस चेक को मैंने किसी को दिया है, मतलब मैंने अपना खर्चा चेक से पे किया है, तो मुझे पेमेंट साइड में ये रिकॉर्ड करना चाहिए था एक्सपेंसेस टू बैंक, बट मैंने ये 2 बार लिख दिया एक्सपेंसेस टू बैंक, मतलब बाई एक्सपेंस 3,50,000 2 बार लिख दिया, ठीक है। फिर से मौका आया है वो जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा था उस पॉइंट को समझने का। अब सबसे पहला बात है, मुझे प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए? पासबुक में क्या हुआ होगा, क्योंकि मैंने चेक को इशू किया है तो मेरे पासबुक से तो क्या दिखेगा, क्योंकि मुझे तो ये नहीं बोला है कि जिसको मैंने चेक दिया है वो चेक लेके घर पे बैठा है, या फिर जो है चेक को इनकैश नहीं करवाया, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो पासबुक में क्या होना चाहिए, इतने से मेरा अमाउंट जो है माइनस होना चाहिए 3,50,000 से, ठीक है। अब पहले हम लिखते हैं माइनस होना चाहिए, अब अमाउंट कितना होना चाहिए ये समझते हैं। देखो, माइनस होना चाहिए। अब 3,50,000 मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया, तो कैश बुक और पासबुक में अगर डिफरेंस देखोगे तो ये दिखेगा कि कैश बुक में दिख रहा है 7 लाख का खर्चा, 3.5 लाख 3.5 लाख, पासबुक में दिख रहा है 3.5 लाख का खर्चा, ठीक है, जो कि सही है। तो मुझे ये देखो, ये ऐसे होता है, ये है कैश बुक, यहाँ पर खर्चा दिख रहा है 7.5 लाख का, 7.5 लाख का एक एक्सपेंस दिख रहा है, और पासबुक में देखेंगे तो 3.5 लाख का एक्सपेंसेस दिख रहा है, ठीक है। अब ये गलत है, मुझे पता है कि ये गलत है, मेरा इतना ही खर्चा दिखना चाहिए था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर हम देखें तो मुझे यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मली जैसे करते हैं, तो मुझे यहाँ पर एक 3.5 लाख रुपए से ये खर्चा एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये डेबिट है, तो मुझे 3.5 लाख से क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। तो ये वाला मेरा यहाँ पर 3.5 लाख से बेसिकली क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस करने से मेरे पास आ जाएगा नहीं, 3.5 लाख से नहीं, कितना माइनस, 7.5 लाख हो रहा है क्या, नहीं 7 लाख हो रहा है, इसीलिए गलत हो जा रहा है, ये 7 लाख हो रहा है ना। मैंने 7 लाख का खर्चा दिखा दिया है, जो कि होना चाहिए 3.5, तो 3.5 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 3.5 लाख ही बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे कितने से रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सिर्फ अमाउंट मेरा कितना होना चाहिए, 3.5 लाख से रेक्टिफाई करने से ही काम हो जाएगा, ठीक है, 3.5 लाख से रेक्टिफाई। लेकिन इसके पहले वाला ये जो था, इसमें हम लोगों ने जो प्रॉब्लम किया था उससे 15 to 60 2 बार डेबिट करके लिख रहे थे, तब जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली मेरे कैश बुक के बैलेंस में मुझे 3.5 लाख को लेस करना है। तो मैंने जो मेथड सिखाया उसमें भी वही होगा। तो मैंने ये सिखाया है कि मुझे पासबुक के हिसाब से सोचना है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, क्योंकि ऐसे करने से जो है बहुत ही आसानी से हम लोग बीआरएस कर सकते हैं। अब देखो पासबुक वाले में क्या हो रहा होगा, पासबुक वाले में सिंपल उन्होंने 3.5 लाख माइनस करके दिखा रखा होगा, क्योंकि एक 3.5 लाख से रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3.5 लाख दिखाने से ही होगा माइनस, तो अब हम यहाँ पर माइनस में लिखेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर चेक recorded twice in cash. 3,50,000 चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, ठीक है। तो 2 बार हम लोगों ने ये चेक रिकॉर्ड कर दिया है, जो कि हम लोगों ने किसी को दिया था, ठीक है, आउटगोइंग चेक। तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना हो रहा है, तो ऐड करके देखो कितना आ रहा है।
अच्छा, थोड़ा सा ये बता देते हैं। देखो, आउटगोइंग चेक का मतलब क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा बता देते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। आउटगोइंग चेक का मतलब होता है, आउटगोइंग चेक का मतलब होता है ऐसा एक चेक जो बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में इशू करता है। ठीक है, देखो, बैंक इशू ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ठीक है, बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में इशू करता है टू मेक पेमेंट ए थर्ड पार्टी, टू मेक पेमेंट ए थर्ड पार्टी। ठीक है, किसी और को, किसी थर्ड पार्टी को चेक पे करने के लिए, मतलब जिसको चेक ड्रॉ करना चाहिए था वो खुद नहीं कर रहा है, मतलब वो बैंक का कस्टमर है, बैंक उसके बिहाफ में कर रहा है, तो है वैसे खर्चा ही। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है एन आउटगोइंग चेक वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। हम लोगों ने कैश बुक में इस आउटगोइंग चेक को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, मतलब 2 बार हम लोगों ने एक्सपेंसेस दिखा दिया है, बट पासबुक में तो हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं दिखा है, तो पासबुक में हम लोग का ये जो है माइनस ही दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने चेक तो इशू किया है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर ऐड और लेस करके देखते हैं कितना आ रहा है, मतलब टोटल ऐड करके देखते हैं। 8,36,400, 1,50,000, 30,520, 3,699 प्लस 25,000, 10,45,619, और इधर आ जाएगा 10,000 प्लस 1,31,000 प्लस 1,000 प्लस 3,50,000, तो 4,92,000। तो नेट करने से आ जाएगा 5,50,000। ये क्या हुआ, ये तो आंसर मैच नहीं हुआ, क्या गलत हो गया? आंसर गलत हो गया है, एक सेकेंड। आंसर है 12,53,619। अच्छा, मैंने क्या गलत किया? सब तो ठीक किया है, ये सब ऐड। अच्छा, ये 3,50,000 जो लास्ट वाला है ये गलत हुआ है, ये ऐड होना चाहिए। अच्छा, मैंने क्या गलत पढ़ लिया? वन आउटगोइंग चेकअप 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। तो हम लोगों ने कैश बुक में 3,50,000 3,50,000 2 बार दिखा दिया है। ठीक है, तो हमारे पासबुक में क्या इसका इम्पैक्ट आया होगा? तो पासबुक में क्या इम्पैक्ट आया होगा, तो यहाँ पर अगर मैंने 3,50,000 और एक बार 3,50,000 ये दोनों बार दिखा दिया है, मतलब मैंने पेमेंट 3,50,000 का 2 बार दिखा दिया है। ये कैश बुक का कंडीशन है। पासबुक में मेरा क्या होना चाहिए फिर? पासबुक में तो मेरा 3,50,000 जो है वो लेस ही होना चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ ठीक करने के लिए क्या अमाउंट चाहिए वो देखना पड़ेगा, तो मुझे 3,50,000 को तो ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा कैंसिल आउट होके जो है सिर्फ एक ही 3,50,000 दिखेगा। अच्छा, देखो, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि मेरा, मैंने यहाँ पर वन आउटगोइंग चेकअप 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में ये रिकॉर्ड हो चुका है, बट ये 2 बार गलती से रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, अब बैंक के पासबुक में इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, मतलब अगेन ऐसा वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, तो देखो 3,50,000 का मैंने पेमेंट दिखा दिया है 2 बार, तो पेमेंट ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3,50,000 अगर हम एक बार जो है वहां पर ऐड करते हैं तो मेरा 3,50,000 एक कैंसिल आउट होके सिर्फ एक ही 3,50,000 बचेगा, मतलब मुझे अमाउंट तो 3,50,000 लेना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये प्लस होगा बोल रहा है, बट ये प्लस कैसे होगा? वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000, अगर चेक आउटगोइंग चेक है तो फिर इसका मतलब हम लोग का पासबुक से ये चेक इशू हुआ है, तो चेक इशू होने से पासबुक से तो अमाउंट माइनस होगा, मतलब ये लोग यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ये अमाउंट जो है ये डिडक्ट नहीं हुआ है पासबुक से, ऐसा मान के चल रहे हैं। एक सेकेंड,
but you find that it does not agree with the balance as per scrutiny. One outgoing check of 3,50,000 was recorded twice in the cash book. Prepare a reconciliation statement. 2 बार दिखाया है 3,50,000. यहाँ पर ऐड किया चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक. इन्होंने तो वही किया, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक. ये 3,50,000 इन्होंने ऐड किया है, बट मेरे हिसाब से तो माइनस आ रहा है. क्या गड़बड़ हो गया? One outgoing check of 3,50,000 was recorded twice in cash book. 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है. आउटगोइंग चेक मतलब तो चेक इशू का मतलब तो खर्चा हो रहा है. आउटगोइंग चेक. अच्छा ठीक है, ये वाला पॉइंट को एक बार रहने दो, हम देखेंगे थोड़ा सा. ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा रहने दो. अच्छा दाঁড়াও, কি বলছো? ম্যাম ক্যাশবুকে 2বার কমেছে বাট পাসবুকে একবার কমেছে, মানে শুধু 3,50,000 টাকাই কমেছে আর 3,50,000 টাকা ব্যাংকে আছে তাই অ্যাড. अच्छा अच्छा, हाँ. बात तो सही है कि कैश बुक में तो 2 बार कमा है, वो तो हम भी बोल रहे हैं. मतलब 3,50,000 3,50,000, बट पासबुक में एक बार ही कम हुआ है, मतलब सिर्फ 3,50,000 पासबुक में डिडक्ट हुआ है. तो 3,50,000 बैंक में ऐड करने से ही होगा. हाँ, तो इसका मतलब ठीक है, बात सही है. मेरा ही गलती है. 3,50,000 लेस क्यों होगा? क्योंकि मुझे तो इस बैलेंस को कैश बुक में एडजस्ट करना होता है ना, तो पासबुक के हिसाब से अगर देखे तो फिर पासबुक में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे ऐड ही दिखाना पड़ेगा. क्योंकि पासबुक में, हाँ पासबुक में तो 3,00,000, अच्छा उधर 2 खर्चा दिख रहा है, बट पासबुक के साथ अगर मैच करना है तो मुझे 3,50,000 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 3,50,000 का ही तो मेरा डिफरेंसेस दिख रहा है. तो पासबुक तो मेरा 3.5 लाख से ही कम हो रखा है. तो इधर 7 लाख का दिख रहा है, इधर 3.5 लाख का खर्चा दिख रहा है. तो इसका मतलब पासबुक में मेरा एक ही 3.5 लाख का दिख रहा है. तो अगर हम 3.5 लाख ऐड कर देंगे तो उसके साथ मैच हो जाएगा. ठीक है, तो सही बात है, यहाँ पर हमारा 3.5 लाख ऐड हो जाएगा. कभी कभी करते करते दिमाग खराब हो जाता है मेरा भी. तो यहाँ पर हो जाएगा चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक. अच्छा, अब ये 3,50,000 इसमें ऐड कर देते हैं. 10,45,000, सॉरी 10,45,619 प्लस 3,50,000. तो यहाँ पर हो जाएगा 13,95. और इधर से 3,50,000 लेस हो जाए. तो ये हो जाएगा 1,41,000 और 1,42,000. 12,53,619. तो पॉजिटिव आया, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी पासबुक. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये वाला पॉइंट करेंगे, ये कि अगर हमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़े और फिर बीआरएस बनाना पड़े तो कैसे बनेगा. तो कैश बुक बैंक कॉलम, और यहाँ पर बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2022. यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस. यहाँ पर हमेशा होता है एज पर कैश बुक आएगा स्टार्टिंग पॉइंट, हमें हमेशा पासबुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा. अच्छा देखते हैं अब कैश बुक में क्या क्या आएगा. तो सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस लिख लेंगे, जो कि हम लोग का 836,400 डेबिट बैलेंस. तो 836,400
टू बैलेंस बीडी। अच्छा, अब बोल रहा है यहाँ पर, पहला था कि पेमेंट साइड कैश बुक का कम ऐड हुआ है, तो कैश बुक से गलती हुआ है, तो फिर हम लोग उसे कैश बुक में दिखाएंगे। तो खर्चा 10,000 कम दिखा है, तो यहाँ पर खर्चा बुक करेंगे, तो बाई कर देंगे रॉन्ग कास्टिंग, बाई रॉन्ग कास्टिंग ऐसे लिख सकते हैं, 10,000। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखो, चेक 1,31,000 इशू हुआ है, बट ये बैंक कॉलम में, मतलब वही कैश बुक का प्रॉब्लम था कि कैश बुक के बैंक कॉलम में ये लिखा नहीं गया, जबकि ये चेक इशू हुआ है। तो चेक इशू होना एक खर्चा है, तो हम लोगों ने खर्चा तब रिकॉर्ड नहीं किया है बैंक कॉलम में, तो अब रिकॉर्ड करेंगे। तो 1,31,000 का खर्चा दिखाएंगे और लिखेंगे क्या, बाई, ऐसे लिख देते, चेक नॉट एंटर्ड। हम लोगों ने बैंक कॉलम, मतलब चेक तो बैंक कॉलम में एंट्री होना चाहिए, तो हम लोगों ने उसे एंटर्ड किया ही नहीं। ठीक है, 1,31,000, और ये जो भी यहाँ आएगा वो हमारे बीआरएस में नहीं आएगा। फिर 1,50,000 जो है वो भी सेम प्रॉब्लम था, वो भी उन्होंने बैंक कॉलम में नहीं लिखा, ये था डिपॉजिट, मतलब ये चेक हमें मिला था बट इसको बैंक कॉलम में हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। डिपॉजिट मतलब हमें चेक मिला था, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, टू डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, 1,50,000। अच्छा, फिर यहाँ पर ये भी कैश बुक का गलती है, 15,260 के डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों का क्या दिख रहा है, हम लोग का जो है बैलेंस नेगेटिव दिख रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में 15,260 दिख रहा है, जो कि मुझे मतलब ऐसे हो जाएगा कि मेरा यहाँ पर ऐसे हो गया। कैश बुक अगर देखे तो मेरा यहाँ पर 15,260 जो है ये बाई बैलेंस सीडी हो गया है। ठीक है, जबकि ये डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस का मतलब ये ऐसे था। ठीक है, ये सही है, ये ऐसे होना चाहिए था 15,260। ठीक है, बट ये क्या हो गया है कि जब ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है तो ये ऐसे हो गया है, बाई बैलेंस बीडी 15,260, तो इसे सही करना है। तो कैश बुक में मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, जब ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ तो बाई बैलेंस बीडी कर दिया है, तो इसको अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 15,260 को इधर लिखना पड़ेगा ऐसे, टू बैलेंस बीडी, ये सही है 15,260। ठीक है, और इसको कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बीडी और इधर सीडी करके। ठीक है, मतलब इधर बीडी ओपनिंग दोनों डेबिट क्रेडिट करके कैंसिल आउट, और मुझे यहाँ पर ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ था ये कुछ ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, जबकि ये इसके बाद ये होना चाहिए था, बट ब्रॉड फॉरवर्ड में इसके बाद ये कर दिया गया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टू बैलेंस बीडी 15,260 करना पड़ेगा, और एक बार करना पड़ेगा। ठीक है, इधर और एक बार 15,260 देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रेडिट था, इसे डेबिट किया तो जीरो हो गया, फिर से एक बार डेबिट करना पड़ेगा, मतलब मुझे डेबिट साइड में 15,260 दो बार दिखाना पड़ेगा। तो हम वही लिख देंगे, डेबिट साइड में 15,260, तो यहाँ पर 15,260 इंटू टू डेबिट साइड में, यानी 30,520 मुझे दिखाना चाहिए, टू एरर फॉर रॉन्ग पोस्टिंग। तो एक 15,260 से गलती खत्म होगा, एक 15,260 से जो है वो सही दिखने लगेगा, जैसा दिखना चाहिए। फिर चेक है 11,541, ये जो चेक वाला कंसेप्ट है, ये तो चेक ड्रॉ हुआ है, कुछ चेक इन कैश हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बट इससे कैश बुक का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब चेक इशू हुआ है तो कैश बुक में एंट्री हो गया होगा, तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट बीआरएस में आना चाहिए। ठीक है, तो बीआरएस में हमें पासबुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो पासबुक के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो पासबुक में हमारा ये बैलेंस जो है एडेड है, 11,514 माइनस 7,815। ठीक है, इतना बैलेंस हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब कटा नहीं है। ये अमाउंट कितना है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, वहीं से देख के लिख लेते, 3,699, 3,699 ये हमारा ऐड दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते ऐड चेक इशूड बट नॉट yet presented, 11,514 माइनस 7,815 करके आ जाएगा 3,699।
अच्छा, फिर इसके बाद बोला है कि डिविडेंड फिर 25,000 बैंक ने कलेक्ट किया, सब्सक्रिप्शन भी बैंक ने पे किया, बट ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ऑमिशन है, तो रिकॉर्ड करेंगे। एक इनकम है, एक एक्सपेंसेस है। जो इनकम है वो इनकम साइड में हो जाएगा टू डिविडेंड, और जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस साइड में हो जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन था 1,000 और डिविडेंड था 25,000। 1,000 और ये हो गया 25,000। अच्छा, फिर इसके बाद आउटगोइंग चेक 3,50,000। कैश बुक में दो बार हम लोगों ने खर्चा दिखा दिया, मतलब बाई साइड में दो बार लिख दिया है, तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार टू साइड में लिखेंगे तो एक गलती कैंसिल हो जाएगा और जो सही है वो रह जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस। जब पहले बना था तो वो कितना बना था, उसमें हम लोगों ने 3,50,000 दो बार दिखा दिया था, मतलब इधर 3,50,000 फिर से 3,50,000, तो यहाँ पर एक बार 3,50,000 लिखेंगे तो एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, जो कि बाई साइड में रहना चाहिए। बस और तो कुछ है नहीं। अब इसका टोटल करके इसका बैलेंस निकालेंगे, इस बैलेंस को लिख के हम लोग बीआरएस को कंप्लीट करेंगे। तो 8,36,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30,520 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000, 13,91,920 माइनस 11, मतलब ये हो जाएगा 1,42,000। तो 12,49,920 बाई बैलेंस सीडी। तो हम लोग का क्या आंसर आ गया, हम लोग का आ जाएगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ये वाला आ रहा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,49,920। अब इसके साथ ये 3,699 ऐड हो जाएगा, ऐड होने से कितना आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा एज पर पासबुक। तो देखते हैं कितना आ जाएगा, 3,699, तो ये आ जाएगा 12,53,619। तो सेम आंसर ही आएगा, बट हाँ अगर हमें ऐसा बता दे कि भाई ये क्वेश्चन में बता रखा है ना कि एक बार ऐसे मान के करो, एक बार ऐसे मान के करो, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को हमें दो बार करना पड़ा। आंसर दोनों में ही सेम आने वाला है। बाकी कैश बुक बना के करने से जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं, लेकिन तभी बना के कर सकते हैं जब किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 9। ये देखने में इतना बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन काफी छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे ही जैसे इलास्ट्रेशन 1 किया था, लेकिन थोड़ा इसमें अलग पॉइंट आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करने बोला, रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक को रिकंसाइल करने बोला है। अब अगर देखोगे तो यहाँ हमें कैश बुक दिया हुआ है बैंक कॉलम वाला, और पासबुक दिया हुआ है मार्च और अप्रैल का। अब अगर हम लोग कैश बुक, ये कैश बुक का देखें तो सारा मंथ जो है मार्च का डिटेल्स है। देखो इधर भी मार्च दिख रहा है 333, इधर भी मार्च दिख रहा है, इधर भी हमें मार्च दिख रहा है, इधर भी हमें मार्च दिख रहा है। और पासबुक अगर देखोगे तो पासबुक पूरे अप्रैल मंथ का दिखा। ठीक है, तो अब ऐसे क्यों दिया है, क्योंकि हमें मिसमैच फाइंड आउट करके दिखाना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल क्या यहाँ से बताते हैं। जैसे बोल रहा है कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 60,000 का 1 मार्च को। अब ये चीज अगर हम लोग अप्रैल के कैश बुक के साथ पासबुक के साथ मैच करने जाएंगे तो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि अप्रैल में तो बैलेंस चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये इम्प्लाइड हो गया, मतलब ये हमें सोचने का ही जरूरत नहीं है कि ये मिसमैच का कोई कारण है, ये मिसमैच का कोई कारण नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस 60,000 क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि दिखेगा भी नहीं, वो अप्रैल महीने का है। तो इसका मतलब मार्च और अप्रैल के अंदर कुछ रिकंसिलेशन देखना पड़ेगा। मतलब कैसा होगा, जैसे पॉइंट आने से पता चलेगा, हम बताते हैं। जैसे थोड़ा देखो, थोड़ा सा वेट करो, समझ जाओगे। जैसे देखो हम लोगों ने सेल रिकॉर्ड किया है, मतलब सेल किया था, तो ये एंट्री क्या हुआ, बैंक टू सेल, मतलब बेचा था, उसके बदले चेक रिसीव किया 3 लाख का। अब वो चेक हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक ने अगर वो चेक अपडेट कर दिया है तो उसका कुछ भी इंपैक्ट हमें अप्रैल में नहीं दिखने वाला। तो अप्रैल में देखो हम लोगों ने 3 लाख का कोई भी चेक डिपॉजिट किया है, ऐसा हमें नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि चेक डिपॉजिट हम लोग कब करेंगे, हम लोगों ने चेक रिसीव किया बेच के 6 तारीख को। तो इसके बाद हम लोग जब भी चेक डिपॉजिट करने गए होंगे उसके बाद
बाद बैंक ने हमारे अकाउंट में वो पैसा ऐड कर दिया होगा, इसीलिए अप्रैल में वो ऐड करके नहीं दिखाया जा रहा है। मतलब वो अप्रैल तक ड्यू नहीं था कि पैसा ऐड नहीं हुआ, वो मार्च में ही कहीं ऐड हो गया होगा। मतलब जब हम लोग चेक डिपॉजिट किए उसके बाद वो पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा, इसीलिए अप्रैल महीने में उसका कोई डिटेल्स हमें नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर राम राम का दिख रहा है, यानी राम से हमें 65,000 का चेक मिला था, कब? 10 मार्च को। ठीक है, क्या ये चेक हमारे अकाउंट में ये पैसा आ गया था? मतलब राम से चेक मिला तो चेक लेके बैंक में गए होंगे, बैंक में चेक को डिपॉजिट किया होगा, और बैंक वाले का काम क्या है? चेक डिपॉजिट हो जाने पे चेक को कलेक्ट करके अकाउंट में पैसा ऐड करके दिखाना। तो क्या 65,000 हमारे अकाउंट में ऐड हो गया था? कैसे पता चलेगा? तो अगर अप्रैल में 65,000 कुछ दिख तो रहा है, बट पटेल के नाम का दिख रहा है, बट वो पर्सन पटेल नहीं, वो पर्सन हमारे राम राम का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो है राम का चेक है, तो इसका मतलब राम का चेक अपडेट हो गया होगा, इसीलिए अप्रैल में नहीं दिख रहा है। कब अपडेट हो गया होगा? इसका मतलब मार्च में ही अपडेट हो गया होगा। अगर नहीं होता तो वो अप्रैल में अगर अपडेट होता तो अप्रैल में दिखाता, इसका मतलब मार्च में अपडेट हो गया है। फिर देखो सिंघल से 2,70,000 का चेक मिला। अब सिंगल के 2,70,000 का चेक यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब सिंगल का चेक भी जो हमें मिला था 18 मार्च को, वो मार्च महीने में ही वो पैसा हमारे अकाउंट में आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर डिपॉजिट में और आ जाते, गोयल का 33,000 का चेक जो कि 25 मार्च को रिसीव किया, अगर वो मार्च महीने में ही वो पैसा हमारे अकाउंट में चला गया तो फिर ये अप्रैल के पासबुक में नहीं दिखेगा। चलो चेक करते, दिख रहा है, ये देखो मिला। ये देखो, गोयल ने चेक दिया था 25 मार्च को। ठीक है, उसके बाद वो चेक अपडेट कब हुआ? 3 अप्रैल को अपडेट हुआ। ठीक है, वो चेक हमारा 3 अप्रैल को अपडेट हुआ। इसका मतलब हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च को बनाने बोला है, बात समझो। तो 31 मार्च को अगर हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बोला है, जब हम लोग 31 मार्च को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में ये पैसा ऐड है, बट पासबुक में तो ये पैसा लेस ही दिख रहा होगा, 33,000 आया नहीं है, क्योंकि वो आया कब? 3 अप्रैल को आया, तो 31 मार्च को तो वो पैसा हमारे अकाउंट में माइनस ही दिख रहा होगा। तो मिसमैच का एक कारण है 33,000। फिर पटेल का 65,000 का चेक, वो भी अपडेट कब हुआ? 5 अप्रैल। हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाएंगे? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को चेक रिसीव हुआ, 31 मार्च को बीआरएस बना रहे, तो जब पासबुक के साथ मैच कर रहे तब देख रहे हैं कि पासबुक में कोई 65,000 का पैसा मतलब যেটাকে বলে বাংলাতে পয়সাটা ঢোকেই নি, 65,000 हमारे अकाउंट में आया ही नहीं, हमारे अकाउंट में ऐड ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ऐड कब हुआ है? 5 अप्रैल को हुआ है। इसीलिए ये तो हो गया मेरा मिसमैच का कारण, 33,000 और 65,000। तो डिपॉजिट साइड में अगर देखें तो मिसमैच का 2 कारण निकला, 33 और 65,000। ठीक है, अच्छा, अब ये 33 और 65,000, अब हम लोग अपना बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना चाहते हैं? तो हम लोग बीआरएस का अपना स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी रख सकते हैं, तो हम लोग कैश बुक रख के करते हैं। चलो, पासबुक भी रख सकते हैं, तो हम कैश बुक रख के ही कर रहे हैं। तो एक तो मुझे मिल गया, दो मुझे मिसमैच का कारण मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2022 का हम लोग बीआरएस बनाएंगे। तो हमारे पास पड़ा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये प्लस कॉलम, ये माइनस कॉलम। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट ले लिया। तो 3,13,000 पॉजिटिव बैलेंस दिख रहा है। अब मेरे पास दो इनकम आया था चेक के थ्रू से, 33 और 65, और दोनों ही पासबुक में 31 मार्च को अपडेट नहीं हुआ है, तो वर्किंग नोट पासबुक के हिसाब से होगा, तो पासबुक में ये दोनों बैलेंस ही मेरा माइनस दिख रहा होगा। 33,000 से भी मेरा अकाउंट में पैसा नहीं दिख रहा होगा, और 65,000 का भी कोई पैसा नहीं दिख रहा होगा, तो माइनस दिख रहा है। तो लेस में लिखना पड़ेगा चेक, ये हो जाएगा चेक डिपोजिटेड, हम लोगों ने चेक डिपोजिट किया था मिलने के बाद, बट नॉट क्रेडिटेड, ये लिख देंगे। और ये दोनों अमाउंट चाहो तो मतलब ऐड करके लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ऐसे 33,000 दो बार नहीं लिख के एक ही बार में लिख देते, दोनों तो एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो 3365 मतलब 5 3 8 6 और 3 9, 98,000। ठीक है, अच्छा, अब और मिसमैच का कारण देखते हैं। तो देखो हमारा इनकम साइड जो है, मतलब जो डेबिट साइड है वो खत्म हो गया। अब देखो क्रेडिट साइड में हम लोगों ने जमा किया होगा, देखो एंट्री क्या है? कैश टू बैंक, तो इसका मतलब हम लोगों ने बैंक में 2 लाख रुपए जमा किए। क्या इसका अपडेट हमें अप्रैल में दिख रहा है? देखते हैं, क्या अप्रैल में? नहीं, ये
कैश टू बैंक, हाँ 2 लाख रुपए हम लोगों ने बैंक में दिए होंगे, क्योंकि इसका एंट्री तो वही हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, तो पैसा हम लोगों ने निकाला है 2 लाख रुपए, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, पैसा हम लोगों ने 2 लाख रुपए निकाला है। तो निकालने से डेबिट होगा, मेरे अकाउंट, मेरे पासबुक में डेबिट दिखेगा, बट यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्योंकि ये अप्रैल का मंथ है। तो ये जब पैसा निकाला है तो 31 मार्च को, सॉरी, 3 मार्च को जब ये पैसा हम लोगों ने अपने अकाउंट से विथड्रॉल किया, और उसके लिए जब हम लोगों ने अपने कैश बुक में एंट्री किया, तो बैंक वालों ने भी वो कर दिया होगा, इसीलिए उसका अपडेट 4 अप्रैल को नहीं दिखा रहा है, मतलब वो जब होना चाहिए था तभी अपडेट हो गया। फिर मोदी को हम लोगों ने 60,000 का पेमेंट किया है चेक के थ्रू से, तो पेमेंट यानी डेबिट साइड में देखते 60,000 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो पेमेंट हुआ था वो पैसा डिडक्ट हो चुका है। 7 मार्च में हम लोगों ने चेक ड्रॉ करके दिया था, तो चेक उन्होंने इनकैश करवा लिया, हमारे अकाउंट से भी पैसा कट गया, क्योंकि अप्रैल में ऐसा कोई अपडेट नहीं दिखा रहा है, तो वो मार्च में ही वो काम सलट गया। पाटिल पातिल जो है उनको हम लोगों ने 30,000 का पेमेंट किया, देखते हैं क्या 30,000 का पेमेंट हमें यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब पातिल का जो पेमेंट है वो भी हम लोगों ने जो किया था उसका भी एडजस्टमेंट मार्च महीने में ही हो गया। सुरेश को 40,000 का चेक दिया था, तो क्या सुरेश का 40,000 यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका भी एडजस्टमेंट मार्च महीने में ही कंप्लीट हो गया। रमेश को 1,50,000 का हम लोगों ने चेक में पेमेंट किया था, तो 1,50,000 मेरे अकाउंट से कट जाना चाहिए था। क्या 1,50,000 मार्च महीने में कटा है? नहीं कटा है, क्योंकि उसका अपडेट मुझे यहाँ दिखा रहा है 12 अप्रैल को। इसका मतलब ये जो चेक का मैंने पेमेंट किया था वो चेक लेके रमेश घर पे बैठा था 31 मार्च तक, उसने बाद में जमा दिया होगा, इसीलिए 12 अप्रैल को ये पैसा मेरे अकाउंट से कटा है। तो 1,50,000 से इम्बैलेंस दिखेगा 31 मार्च को, तो 1,50,000 से रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। तो मेरे पासबुक में 1,50,000 31 मार्च को एडेड ही दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट हम लोग के अकाउंट से 12 अप्रैल को कटा, तो ये ऐड करके लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये रमेश वाला कंसेप्ट कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहाँ दिख रहा है ये 2,80,000, इसका भी बता देते हैं। देखो, ये जो 2,80,000 और ये 200, ये और ये 6,200, ये बाकी रहा, बाकी तो सब चीज हम लोगों ने चेक कर लिया। तो यहाँ पर देखो, ये देख के क्या फायदा है, क्योंकि ये सब जो है अप्रैल महीने में ये अपडेट दिखा रहा है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन मार्च में हुआ ही नहीं था। हम लोग तो 31, अगर मार्च में होता तो वो कैश बुक में भी दिखता ना। तो कैश बुक के पेमेंट साइड में ये कुछ अमाउंट तो दिख नहीं रहा है, हमें तो बीआरएस 31 मार्च का बनाने के लिए बोला है। तो हो सकता है कि जैसे ये नरेश को हम लोगों ने जो चेक दिया, ये बैंक चार्जेस जो काटा गया है वो सब अप्रैल में काटा गया है, ठीक है। तो अगर हमें 31 मार्च तक का बीआरएस रेडी करने बोला है, तो अप्रैल का ट्रांजैक्शन हम लोग क्यों ले? हमें बस ये देखना है कि 31 मार्च को हम लोगों ने जो जो ट्रांजेक्शन किया था, क्या वो सारी चीज हमारे कैश बुक में के बैंक कॉलम और पासबुक में भी दिख रहा है। अगर दोनों में से ऐसा है कि कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं है, तब होगा मिसमैच, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो अप्रैल महीने का अगर कोई अपडेट यहाँ दिख रहा है जो यहाँ मार्च में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वो ट्रांजैक्शन नहीं है जो मार्च में हुआ था, कैश बुक में रिकॉर्डेड है, बट अपडेट अप्रैल में हुआ था, ये मार्च के कैश बुक में दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन भी अप्रैल में हुआ था, इसका अपडेट भी अप्रैल में दिख रहा है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब इसको क्लोज करेंगे तो हमारा बीआरएस रेडी हो जाएगा। ये हो गया 98,000 और ये हो जाएगा 4,63,000। 98,000, 3,65,000 क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है।
तो कैसे करके रिकंसाइल करना पड़ा? सिंपल, हमें कब रिकंसाइल करने बोला है वो बड़ा बात है। 31 मार्च को हमें रिकंसिलेशन करना है, तो 31 मार्च का कैश बुक के बैंक कॉलम में जो दिख रहा है पासबुक में भी वही दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो ही प्रॉब्लम है। तो मेरे पास तो पासबुक मार्च का था नहीं, अगर होता तब तो बात बहुत ही आसान हो जाता। तो मैंने कैसे चेक किया? मैंने ये देखा कि मार्च का वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, चाहे वो पेमेंट वाला हो चाहे वो रिसिप्ट वाला हो, जो अप्रैल में जाके अपडेट हुआ है। या तो अप्रैल मंथ में वो जो चेक हम लोगों ने मार्च में डिपॉजिट किया था वो अप्रैल में वहां पैसा क्रेडिट हुआ, या फिर पेमेंट किया था वो अप्रैल में डिडक्ट हुआ, वो मिसमैच का रीजन होगा। तो बस मिसमैच का हमारे पास 3 ही ट्रांजैक्शन निकल के आया। ठीक है, तो बस इससे हमारा ये बन के रेडी हो जाता है। अच्छा, अब ये जो 10th वाला है, टेंथ वाला हमें सिर्फ बीआरएस बनाने के लिए बोला है। ठीक है, बना लेते हैं इलास्ट्रेशन 10। यहाँ पर बोला है कि when Nikkei and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200 for the period ended on 30th June, this did not agree with the balance in the cash book। तो बोल रहा है कि बैंक स्टेटमेंट, तो फिर पासबुक का बात आ गया। पासबुक में 10,39,200 पॉजिटिव दिख रहा है, बट ये कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ मैच नहीं हो रहा है। हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है 30th जून 2022 का। तो BRS एज ऑन 30th of June 2022 का। अब आ रहा है आवाज शायद। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। এতক্ষণ পর আওয়াজ পেলাম। হ্যাঁ, ক্লাস শেষ হতে হুম হুম, সেটাই দেখছি, ক্লাস শেষ হতে যাচ্ছে এতক্ষণ আওয়াজ পেয়েছি। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस है 10,39,200, तो प्लस साइड में जाएगा। और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमें सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक के हिसाब से सोचने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बोला ए डिपॉजिट ऑफ 3,09,200, ए डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29 जून। तो ये चेक हम लोगों ने 29 जून को पे किया था, हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 1 जुलाई। तो हम लोग तो जून का बना रहे हैं, 1 जुलाई तक बैंक ने वो पैसा क्रेडिट नहीं किया है। बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, लेकिन जैसे ही हमें चेक मिला हम लोग तो अपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर लिए होंगे। ठीक है, तो कैश बुक में तो ये पैसा मेरा ऐड दिख रहा है, क्योंकि चेक मिला तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में दिखा दिया, तो फिर ऐड हो गया। तो ऐड हो जाएगा 3,09,200। ठीक है, तो फिर इसे लिखना पड़ेगा। तो इसे लिखे क्या? इसे लिखना पड़ेगा डिपोजिटेड, ऐसे लिख देते हैं, डिपोजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। 3,09,200। अच्छा, फिर बोला है कि ऑन 30th of March 2022 कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेस एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर ए सम ऑफ 3 लाख ऑन द 10th of each month commencing from April, no entries had been made in cash book। बताते हैं, तो देखो हायर परचेस का मतलब होता है वही इंस्टॉलमेंट में जब कुछ खरीदते हैं तो हमें हर महीना इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है ना। तो हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट में छोटा सा फर्क होता है। देखो इंस्टॉलमेंट में हम लोग वो सारे चीज खरीदते हैं जो जिसका रीसेल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि टीवी फ्रिज, तो टीवी फ्रिज ये सब का आज के डेट पे रीसेल वैल्यू नहीं है। मतलब रीसेल वैल्यू का मतलब देखो, जैसे मैंने एक फ्रिज खरीद लिया इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, अब हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे, तो नॉर्मली दुकानदार को क्या लगेगा, भाई मेरा पैसा तो नहीं मिल रहा है, मुझे सामान तुम्हारे पास है क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट में खरीदा, तो वो तो मुझे फ्रिज दे देगा ना। अब हम इंस्टॉलमेंट भर नहीं पा रहे, तो फिर दुकानदार क्या बोलेगा कि मुझे मेरा फ्रिज वापस कर दो। लेकिन फ्रिज आज के डेट पे ऐसा है कि उसको बेच के उसको क्या मिलेगा, और मैंने मान लो उसको इतना खराब यूज किया है कि उसको उसको रिपेयर करवा के उसको कुछ वैसा खास कुछ रिकवरी नहीं होने वाला है। तो ये ऐसी चीज है आज के डेट पे। ठीक है, एक समय हो सकता है कि टीवी फ्रिज का बहुत ज्यादा वैल्यू था, बट अगर आज के डेट पे देखे ना तो टीवी फ्रिज का वो रीसेल वैल्यू आज के डेट पे नहीं रहा। तो वो रीसेल वैल्यू का मतलब जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, ठीक है,
कोई फोर व्हीलर किसी तरीके का, तो ये सब चीज जिसका रीसेल वैल्यू हो सकता है मार्केट में, वो सारे चीजों को इंस्टॉलमेंट में नहीं बेच के उसको हायर परचेस में बेचा जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, हायर परचेस में क्या हमें मंथली पैसा नहीं देना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल देना पड़ता है। बट हायर परचेस और इसमें फर्क ये है, जैसे कि मैंने बोला कि इंस्टॉलमेंट में मैंने एक फ्रिज खरीदा, अब उसका फ्रिज को इतना रफ यूज किया कि अब बेचारा वो ले जाके उसको बेच के भी कुछ नहीं रिकवर कर सकता है, उसका तो लॉस हो गया। उसे मान लो 2 इंस्टॉलमेंट मिला, उसे मिलना चाहिए था 7 इंस्टॉलमेंट, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तब दुकानदार क्या करेगा, तो उसके लिए एक एक्ट होता है, ठीक है, रिकवरी प्रोसीड एक्ट ऐसा कुछ है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो कोर्ट में केस कर सकता है मेरे अगेंस्ट में कि भाई ये कस्टमर ने मेरे से ये फ्रिज लिया और उसके बाद इसका पैसा वैसा नहीं दिया, तो मेरा ये लॉस हो गया। तो फिर कोर्ट फैसला बताएगा कि भाई मुझे क्या करना है और दुकानदार को क्या मिलेगा, ठीक है। ये होता है इंस्टॉलमेंट में खरीदने पे, ठीक है। और हायर परचेस में क्या होता है, वही है, ठीक है। मैंने जैसे मान लो एक फोर व्हीलर खरीद लिया हायर परचेस में, तो हायर परचेस का मतलब क्या है, क्या मुझे मंथली पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ, मुझे मंथली मेरा ईएमआई भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो हम भर नहीं पा रहे पैसा, तो फिर वो क्या करेगा, आके मेरा गाड़ी उठा के लेके चला जाएगा, ठीक है। फिर उस गाड़ी को अगर जरूरत पड़ा थोड़ा बहुत रिपेयर करवा के फिर मार्केट में फिर से वो बेच देगा। तो जो चीज का रीसेल वैल्यू होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं हायर परचेज में हम लोगों ने खरीदा है। बात वही है कि इंस्टॉलमेंट दे दे के ही खरीदना है, लेकिन हायर परचेज में होता है कि वैसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जिसका रीसेल वैल्यू है, तो वो लेके चला जाएगा, गाड़ी ट्रक बस ये सब लेके चला जाएगा। बट जो टीवी फ्रिज लैपटॉप, ठीक है, आजकल तो हर एक चीज ईएमआई में मिलता है, तो वो जो ईएमआई है ना, तो उसमें दुकानदार आएगा नहीं घर पे कि आओ मेरा टीवी दे दो, ठीक है, दो मेरा फ्रिज दे दो, ये सब नहीं बोलेगा, वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है। तो हायर परचेज का मतलब वही हो गया, बस नाम अलग है इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा एक कंसेप्ट अलग होता है। तो हायर परचेज में इन्होंने कोई हायर परचेज एग्रीमेंट किया, मतलब हायर परचेज में कुछ खरीदा है, टू पे बाई बैंक ऑर्डर ए सम ऑफ 3 लाख, मतलब पैसा कैसे कटेगा, ईएमआई का पैसा कैसे कटता है, बैंक अकाउंट से कट के जाता है, ठीक है। हमें कोई दुकानदार के पास जाके पैसा नहीं देना पड़ता, ये लो ईएमआई का पैसा, ये लो, वो सब दिन गया, ठीक है। बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। जब भी ईएमआई में कुछ खरीदोगे तो एक फॉर्म वॉर्म फिलअप करना पड़ता है, वहां पर दे देगा कि आप ये चीज इतने रुपए का खरीद रहे हो, आपका इतना ईएमआई है, बैंक अकाउंट को लिंक करवा देगा और बैंक अकाउंट से पैसा काटते जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख रुपीज करके एक एक जो है हर महीने देना पड़ेगा, हर महीने के 10 तारीख को। और ये कब से देना स्टार्ट करना है, अप्रैल 2022 से, ठीक है। तो इसके लिए कोई एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है वो देखो। तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग तो कैश बुक के हिसाब से ही सोच रहे हैं, तो ये तो खर्चा है, तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है तो होना चाहिए था, तो 3 लाख का खर्चा नहीं दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 लाख रुपीज से मेरा कैश बुक ऐड हो रखा होगा, लेकिन सिर्फ 3 लाख से नहीं होगा। पहला बात है ये अमाउंट मेरे कैश बुक में ऐड हो रहा होगा क्योंकि मैंने खर्चे को रिकॉर्ड नहीं किया अपने कैश बुक में, नॉट रिकॉर्डेड। लेकिन हम लोग कैश बुक कब बना रहे हैं, जून का, और पेमेंट कब से चल रहा है, अप्रैल से, ठीक है। तो अप्रैल का 10 तारीख, मई का 10 तारीख और जून का 10 तारीख, 3 पैसा कट गया है, तीनों का एक भी हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है, मतलब मेरे कैश बुक में 9 लाख से अमाउंट पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहाँ 9 लाख इस वजह से हो रहा है, ठीक है। 9 लाख से मेरा अमाउंट पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि मैंने 9 लाख का खर्चा दिखाया ही नहीं है, जो मेरा 3 लाख 3 लाख 3 लाख करके 3 महीने का हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट नॉट entered इन कैश। तो ये 9 लाख होगा इस वजह से, क्योंकि मैंने एक भी खर्चा नहीं दिखाया जो अप्रैल से मेरा खर्चा चल रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर बोला है एक कस्टमर ऑफ द फर्म, इस फर्म का एक कस्टमर है हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, जिन्हें कैश डिस्काउंट दिया गया है 4% का ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख, मतलब उनके 4 लाख का उनको सेल किया गया था जिसमें 4% का उनको डिस्काउंट दे रहे हैं जब हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं, मतलब 16,000 का। और ये अमाउंट उस कस्टमर ने चेक के थ्रू से पे किया है 12 जून को, मतलब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनने के पहले, ठीक है। फिर बोल रहा है द कैशियर erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book, मतलब देखो, अगर मैंने अपने कस्टमर से पैसा लिया, उसे दिया डिस्काउंट, चेक में लिया, तो बैंक डिस्काउंट टू डेटर ये होना चाहिए, तो डेटर मेरा 4 लाख का था, ठीक है। मैंने उसे डिस्काउंट दिया 4%, यानी आई थिंक 16,000 होगा 4 लाख का।
4%, ठीक है। और इसका मतलब मैंने कितना रिसीव किया है, मैंने रिसीव किया है 3,84,000। तो ये चीज अगर हम कैश बुक में पोस्ट करते हैं तो मुझे कैश बुक के बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम में पोस्ट करना चाहिए टू डेटर बोल के 3,84,000 और 16,000। बट मैंने गलती क्या किया, कैशियर ने गलती क्या किया, एररनेसली मतलब गलती करके ग्रॉस अमाउंट को मतलब 4 लाख को यहाँ पर 4 लाख लिख दिया है, ठीक है। तो हमें अब बोल रहा है कि हमें कैश बुक का जो है देखना पड़ेगा कि कैश बुक में इसका इम्पैक्ट क्या आया। तो देखो पासबुक और कैश बुक को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पासबुक में तो दिखेगा कि हमें 3,84,000 का चेक मिला है, बट हम लोग कैश बुक में 4 लाख दिखा रखे हैं, मतलब हम लोग अपने कैश बुक में 16,000 एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं। तो 16,000 से ये हमारा ऐड दिख रहा होगा, कैश बुक ज्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड wrongly entered in बैंक कॉलम। मतलब बैंक कॉलम में हम लोगों ने डिस्काउंट अमाउंट को भी लिख दिया है, मतलब टोटल करके 4 लाख लिख दिया है, हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अरे बार बोल दो। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से आवाज नहीं आ रहा शायद। अच्छा देखो तो क्या बोल रहा है कि 4% डिस्काउंट मैंने किसी को दिया, मैंने मेरे कस्टमर को 4% डिस्काउंट दिया, तो उसका एंट्री ये होना चाहिए बैंक डिस्काउंट टू डेटर, ठीक है। अब अगर हम इसे कैश बुक में पोस्ट करेंगे टू डेटर, बैंक कॉलम में लिखना चाहिए 3,84,000, डिस्काउंट कॉलम में लिखना चाहिए 16,000। अब इसके जगह मेरे कैशियर ने क्या कर दिया है, टू डेटर बोल के लिखा है, बट यहाँ पर 3,84,000 की जगह लिख दिया है 4 लाख, और डिस्काउंट कॉलम में जो लिखना है वो लिखा है, लेकिन ये 4 लाख लिख दिया। ग्रॉस अमाउंट का मतलब टोटल लिख दिया, डिस्काउंट करके जो आ रहा है नेट वो नहीं लिखा। तो अब कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस कितने अमाउंट का दिखेगा, 16,000, क्योंकि पासबुक में कितने रुपए अपडेट होंगे, जब मैंने चेक रिसीव किया तो पासबुक में तो इतना रुपए जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कैश बुक में 4 लाख दिखा रखा है, तो कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस कितने रुपए से दिख रहा है, 16,000 से दिख रहा है। तो कैश बुक में क्या इंपैक्ट है, कैश बुक में 16,000 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 4 लाख लिखा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 16,000 ऐड किया है। बताओ समझ में आया? ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोला है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। तो कैश बुक में बैंक का चार्ज नहीं दिखा है, तो खर्चा नहीं दिखा है, तो फिर 3,000 प्लस दिख रहा होगा। मैंने अगर 3,000 का खर्चा नहीं दिखाया है तो 3,000 प्लस दिख रहा होगा, तो ये प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 3,000। ये तो ठीक ठाक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला है ऑन 28 जून, मतलब बीआरएस बनने के पहले कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक 4 लाख बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक। तो किसी कस्टमर ने पैसा इनको आके नहीं दिया, चेक डायरेक्टली इनके नाम पे चेक ड्रॉ करके बैंक में डाल दिया, तो इनके अकाउंट में पैसा चला गया होगा, बट हमें तो नहीं पता, तो हमारे कैशियर को नहीं बताया, तो उन्होंने कैश बुक में 4 लाख का एंट्री नहीं किया। अगर वो करते तो क्या दिखाते, 4 लाख ऐड करके दिखाते, क्योंकि कस्टमर ने पैसा दिया। तो ये क्योंकि 4 लाख ऐड हुआ नहीं, तो 4 लाख से माइनस दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये माइनस में हमें लिखना पड़ेगा डायरेक्टली, यहाँ पर लिखते हैं directly deposited by customer not entered in cash book, directly deposited by customer not entered in cash book। माइनस दिखा दिया, बल्कि माइनस लिखा हुआ है 4 लाख। अच्छा, फिर और दो है, बोल रहा है 11,200 पेड इन टू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो हम लोगों ने 11,200 जो है बैंक में पे किया है, तो मतलब पैसा जमा किया है बैंक में 11,200। तो जब पैसा जमा किया तो हम लोगों ने अपने कैशियर को बोला होगा कि एंट्री करो, हम लोग पैसा लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहाँ दिखाना चाहिए था, पेमेंट साइड में। तो इन्होंने 11,200 पेमेंट साइड में दिखाया, बट गलती से 2 बार दिखा दिया, ठीक है। तो गलती से 2 बार दिखा दिया है, तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये सोचना है कि 11,200 पेड इन टू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द
कैश बुक में हम लोगों ने इसे 2 बार दिखा दिया है, 11,200 11,200 कि हम लोग पैसा ले जाके डाल रहे हैं। तो फिर 11,200 जो है वो हमें कैश बुक में कैसे दिख रहा होगा? ये डिपॉजिट है। ओह अच्छा, ये डिपॉजिट मतलब देखो इसे ऐसे पढ़ना चाहिए, 11,200 पेड इन टू द बैंक। तो बैंक में ले जाके हम लोग क्या पे करेंगे? कैश नहीं, क्योंकि हम लोग तो बीआरएस पढ़ रहे हैं, तो चेक। ठीक है, चेक, हम गलती से कैश बोल दिए। चेक, चेक हम लोग ले जाके बैंक में डिपॉजिट करें 11,200 का। तो जब हमें चेक मिला होगा तो इसका मतलब हमें चेक मिला, फिर हम लोग चेक डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो हम लोग अपने कैशियर को बोले कि चेक मिल गया है तो उसका एंट्री कर दो। तो चेक मिलने का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक टू डेटर, डेटर से अगर मिला है, ठीक है, तो नॉर्मली डेटर से ही मिलेगा, बिजनेस में ये मान के चल रहे हैं। तो कैश बुक में एंट्री क्या होना चाहिए था? टू डेटर 11,200, बट इन्होंने क्या किया, फिर से एक बार टू डेटर 11,200 दिखा दिया। तो कैश बुक में क्या इंपैक्ट दिख रहा होगा? एक 11,200 एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि पैसा डिपॉजिट हुआ ना। तो ये एक 11,200 हम लोग का क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, एक 11,200 हम लोग का एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, चेक डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर लिख दे 11,200 डिपॉजिट एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। ठीक है, হ্যাঁ, तो हाँ बोल। আমি বলছি এটার মানে এটা না, এই যে 11,200 টাকা পেড ইনটু ব্যাংক, हम्म মানে কেউ কেউ ধরুন ডিরেক্টলি আমাদের ব্যাংকে পে করেছে, মানে हम्म আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 11,200 টাকা দিয়ে বেড়ে আছে। हाँ এবার বলছে হ্যাড বিন এন্টার টুয়াইস ইন দা ক্যাশ বুক, কিন্তু আমরা ক্যাশ বুকে, পাসবুকে একবার বেড়ে আছে, কিন্তু আমরা ক্যাশ বুকে ওটাকে দুবার এন্ট্রি করেছি। এর মানে কি हाँ, এটা নয়? ক্যাশ বুকে দুবার এন্ট্রি করেছি এর মানে তো এটাই, ক্যাশ বুকে দুবার এন্ট্রি করেছি, কিন্তু কেউ আমাদেরকে চেকটা কিন্তু ব্যাংকে ডাইরেক্টলি দেয়নি, চেকটা আমাদেরকে আমাদের হাতেই দিয়েছে, আমরা নিয়ে গিয়ে ব্যাংকে জমা করেছি, সেই জন্যই তো আমরা যখন এন্ট্রি করেছি চেকটা হাতে পাওয়ার পর দুবার করে দিয়েছি। আচ্ছা। বুঝতে পারলে? আমি তোমার কথাটা বুঝতে, তুমি বলতে চাইছো যেমন পেড ডাইরেক্টলি বাই কাস্টমার, না হ্যাঁ, এটা নয়। কেন? কারণ এই পেছনের লাইনটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এটা কাস্টমার ডাইরেক্টলি পে করেনি। কেন? যদি কাস্টমার ডাইরেক্টলি পে করতো তাহলে ক্যাশ বুকে তো আমরা এন্ট্রি করতেই পারতাম না যতক্ষণ ব্যাংক আমাকে না জানাবে। তার মানে হ্যাঁ, ক্যাশ বুকে আমরা এন্ট্রিটা করেছি, মানে কাস্টমার আমার হাতেই দিয়েছে, আমি চেকটাকে নিয়ে গিয়ে ব্যাংকে জমা করেছিলাম, কিন্তু আমি যখন চেকটা নিয়েছি আর নিজের ক্যাশ বুকে এন্ট্রি করেছি, যেটা আমার ডেবিট সাইডে এন্ট্রি রিসিপ্টে হওয়ার কথা, তখন আমি সেম এন্ট্রিটাকে দুবার করে দিয়েছি। তাহলে আমার ক্যাশ বুকে একটা 11,200 বেশি দেখা যাচ্ছে, সেই জন্য 11,200 প্লাস। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, अच्छा अब सेवेंथ जो कि लास्ट है, ए डेबिट ऑफ 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th July। मतलब एक कस्टमर ने हमें चेक दिया था कितने का? 11 लाख का। ठीक है, अब ये 11 लाख का अगर कस्टमर ने मुझे चेक दिया था तो मेरा अकाउंट क्या होना चाहिए? मेरे अकाउंट में 11 लाख ऐड होना चाहिए, मतलब बैंक के तरफ से बोल रहे हैं। ठीक है, बट बोल रहा है कि ये चेक कैसे हो गया है? बोल रहा है कि ये चेक आउटडेटेड चेक था, मतलब डिसऑनर हो जाएगा ये चेक जब चेक का डेट ही चला गया। मतलब चेक जब साइन करते हैं तो डेट देना पड़ता है, तो आउटडेटेड चेक दिया है, तो आउटडेटेड चेक दिया है तो 11 लाख तो हमारे अकाउंट में आएगा नहीं, क्योंकि आउटडेटेड चेक से पैसा इनकैश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने वो कस्टमर को बोला, तो कस्टमर ने क्या किया, उस चेक को फिर से रीडेटेड किया, रीडेटेड करके हमें फिर से चेक दिया, जिस चेक का हम लोगों ने डिपॉजिट 5 जुलाई को किया, बट हम लोग 30 जून का अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो 11 लाख जो हमारे पासबुक में ऐड होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि चेक ही डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ आउट ऑफ डेट। लेकिन मुझे क्या सोचना है, मुझे अपना यहाँ पर कैश बुक के हिसाब से सोचना है। तो मेरे कस्टमर ने अगर मुझे यहाँ पर 11 लाख का चेक दिया, तब मैंने क्या किया है, चेक हम जब डिपॉजिट करने गए बैंक में उसके पहले मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला कि मुझे 11 लाख का चेक मिल गया है, मेरे इनकम का 11 लाख मुझे मिल गया है, तो उन्होंने मेरे अकाउंट में वो ऐड कर दिया मेरे कैश बुक में। लेकिन
पासबुक में वो ऐड नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि बैंक वालों ने देखा कि आउटडेटेड चेक था, उन्होंने बताया, फिर मैंने फिर से कस्टमर को बोला, कस्टमर ने उसे फिर से सही किया, रीडेटेड किया, क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो गया था, और 5 जुलाई को वो चेक का क्लियरेंस हुआ। तो इसका मतलब अगर 30 जून को देखेंगे तो 11 लाख रुपीज से हमारा कैश बुक तो प्लस ही दिख रहा है, क्योंकि मुझे चेक मिला था तो मैंने वो प्लस करके दिखा दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा चेक रिटर्न आउट ऑफ डेट एंटर्ड इन कैश बुक। सब ये ऐड करना है, तो इधर आ जाएगा मेरा 4 लाख, और बाकी सब इधर है। ठीक है, तो ऐड करके देखना पड़ेगा। 10,39,200 प्लस 3,09,200 प्लस 9,16,000 कर देते हैं, मतलब दोनों मिला के, और ये हो जाएगा 14,200। 23 लाख मैम, हाँ मैम, 23,39,400 আসছে প্লাসটা। 23 লাখ, আমার তো 33 লাখ চলে এলো, 33,78,600, যেটা কি ঠিক আছে বলছে? তাহলে আরেকবার দেখো। आंसर आएगा 29,78,600। ये होगा, सही हुआ है आंसर। ये 33 लाख भी सही है, कुछ गलत ऐड हुआ होगा, चेक करके देखो। ম্যাম ঠিক আছে, মানে আমি প্লাস সাইডটা শুধু টোটালের কথা বলছি। হ্যাঁ, প্লাস সাইডের টোটাল আমার তো হলো 33,78,600, এটা আসছে না? এটাই আসতে হবে, কিন্তু দেখো তুমি কিছু লেখো নাকি? প্রথমে 10,39,200, তারপর 3,09,200, তারপর 9 লাখ, তারপর 16,000, 3,000, 11,200 আর 11 লাখ। হয় কোনো জিরো কম লিখেছো? ম্যাম ঠিক আছে, এই ফেভারেবল ব্যালেন্সটা আমি ওদিকে লিখে দিয়েছি বলে। হ্যাঁ, সেই জন্যই কম বেশি আসছে, এতটা কম বেশি আসবে না। ঠিক আছে, তো এইদিকে শুধু একটাই হবে 4 লাখ। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। अच्छा, ठीक है, 11, इसमें भी भाई चेक करने वाला है। एक 11 वाला एक है इलास्ट्रेशन 11। क्या क्या बाकी है एक बार नोट डाउन करते हैं। एक इलास्ट्रेशन 11 बाकी है, और शायद कोई इलास्ट्रेशन बाकी नहीं है, जितना है कर लिया। एमसीक्यूज तो है ही, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स वो तो करेंगे। और इधर से मेरे ख्याल में 2 क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, एक है क्वेश्चन नंबर 6, एक है क्वेश्चन नंबर 6। 2 है, और यहाँ पर 6 एडेड नहीं है, ऐड कर लेंगे। हाँ, और ये एक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 और एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन और ये। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। ঠিক আছে ম্যাম, বলছি এই চ্যাপ্টার তো প্রায় হয়ে গেল। हम्म। এবার এটা কি এই